हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें बच्चों कि आज का हमारा ये लगभग 1.5 घंटे का महा एपिसोड, एक 1.5 घंटे की स्पेशल वीडियो क्लास 11वीं का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक, इसी के एनुअल यानी फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी कि 17 फरवरी 2026 को जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका, और कल यानी कि जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 18 फरवरी 2026 को हिंदी का आपका जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो इसी की तैयारी के लिए बच्चों मॉर्निंग और इवनिंग 17 और 18 दोनों डेट्स के दोनों शिफ्ट के बच्चों की तैयारी के लिए इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सैंपल क्वेश्चन पेपर को, और वो भी सॉल्यूशन के साथ में। बच्चों ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे बच्चों, जिससे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के आने के भी हाईली चांसेस हैं। तो यहां से पेपर में क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब सुनो एक ट्विस्ट ये है बच्चों कि इस वीडियो में हम लोग ना अपना जो पीवाईक्यू है, ठीक है, पीवाईक्यू उसको सॉल्व करेंगे। और पिछले साल का जो पीवाईक्यू है ना, उसका पैटर्न अलग था बच्चों। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं 2024 और अगर हम 25 की बात करें तो देखो पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से था। ठीक है, क्या था, पेपर में दो ही खंड थे, खंड आ और खंड बा। खंड आ जो था बच्चों, ये पूरा का पूरा एमसीक्यू वाला सेक्शन था, पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन में एमसीक्यू थे। खंड बा जो है इसमें आपके क्वेश्चन आंसर थे, इसी में आपके रचनात्मक कार्य वाले थे, इसी में सैफसिंग व्याख्याएं थी। तो खंड आ पूरा एमसीक्यू वाला और खंड बा जो है पूरा आपका थ्योरी वाला था, ऐसे करके, है ना। तो ये पिछले साल का है, लेकिन इस साल का पैटर्न कैसा होगा ये भी बता दूं। तो इस साल का देखो जो आपका अभी एग्जाम होगा 25-26 में, इसका जो पैटर्न है ऐसा था, मतलब ऐसा रहेगा कि 3 खंड होंगे, का, खा और गा। 14 प्रश्न पेपर में रहेंगे। खंड का में 2 प्रश्न अपठित बोध वाले होंगे, खंड खा में 5 प्रश्न होंगे आपके अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक वाले, और खंड गा के अंदर अंतराभागिक अंतराल भागिक इससे संबंधित 7 प्रश्न होंगे, है ना। तो मैंने देखो दोनों ईयर का पैटर्न पता है क्यों बताया है, क्योंकि फिर आप बोलते हैं सर ये तो पैटर्न है ही नहीं, पेपर में कुछ और ही पैटर्न पूछ लिया। तो ये मैं आपको जो करवा रहा हूँ 2024-25 के पीवाईक्यू के हिसाब से करवा रहा हूँ। इस साल आपका जो पैटर्न आएगा वो आपका इस तरीके से रहेगा, है ना। हाँ सर, कंफ्यूजन क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। ये कंफ्यूजन ना क्लियर होना जरूरी था, ताकि फिर आपको कोई डाउट ना रहे, है ना। तो चलो बच्चों, क्या अब आप तैयार हो मेरे साथ आने वाला ये 1.5 घंटा अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन के लिए, अच्छी तैयारी के लिए? रेडी हो बच्चों? तो जल्दी से लिखेंगे हाँ जी सर हम तैयार हैं। जल्दी से बोलो बच्चों, रेडी हो? तो चलो शुरुआत करेंगे। देखिए सबसे पहला जो है ये हमारा खंड आ रहेगा, वास्तुपरक प्रश्न यानी कि अपठित के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो पहला क्वेश्चन है, हम चाहे कोई सा भी आपको गद्यांश करवा दें, गद्यांश कभी सेम नहीं आता है, ठीक है। और रही बात दूसरे क्वेश्चन की जिसमें आपका पद्यांश होता है, हम आपको चाहे 20 पद्यांश करवा दें वो भी हमेशा अलग ही आता है, लेकिन जो सेम आ सकता है हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभिव्यक्ति माध्यम वाले जो क्वेश्चंस हैं इनके बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। और मतलब जो भी आपके कविताओं वाले हैं, चैप्टर वाले हैं, अंतराल किताब के हैं, ये क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि अभिव्यक्त माध्यम वाला। अच्छा एक चीज और बच्चों कि इस सेशन में हम बेसिकली जो हमारे एमसीक्यू है ना क्वेश्चंस, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चे भी, जितने के जितने बच्चे लाइव में जुड़ चुके हैं, प्रीमियर में जुड़ चुके हैं, सारे बच्चे इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले अपने मन ही मन जरूर सोचो और देखो कि सर क्या बता रहे हैं, यानी कि मैं क्या बता रहा हूं और आपने क्या सोचा था, उससे मैच करो, फिर आपको पता चलेगा कि तैयारी कितनी है आपकी, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पे हमें पत्रकारिता की पहचान करनी है, या फिर पेज 3 है, क्या है दिया गया है कि डैश में फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ऐसा किस पत्रकारिता में होता है? पीत पत्रकारिता में, खोज फॉरेक, पेज 3 या फिर वॉचडॉग, ठीक है। तो वॉचडॉग पत्रकारिता क्या होती है कि किसी भी सरकार के कार्यालय पर एकदम बहुत ही पैनी नजर रख के एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म किसी भी गड़बड़ी का पर्दाफाश करना,
वॉचडॉग पत्रकारिता होती है। खोज परख में जिसमें तथ्य जो भी मिलते हैं उसको बहुत ही गहराई से छानबीन करके जनता के सामने लाना, इसको बोलते हैं। लेकिन फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिल, जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाना, ये किसमें होता है? ये न्यूज़पेपर के तीसरे पेज पे होता है, यानी कि पेज 3 बोलते हैं इसको, ठीक है। तो गा वाला आपका ऑप्शन राइट है। उसके बाद देखो बच्चों, संचार के कार्यों में क्या सम्मिलित है, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो उसमें क्या सम्मिलित है? तो कम्युनिकेशन के माध्यम से, संचार के माध्यम से हमें सूचना मिलती है, बिल्कुल ठीक है। हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। समाचार से, संचार से सामाजिक संपर्क स्थापित होता है, बिल्कुल ठीक है। समस्या का समाधान भी होता है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे संचार के कार्यों के बारे में? ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, चौथा वाला हमारा राइट है। अगला देखो बच्चों, सिनेमा के आविष्कार का जो श्रेय है ये किसे जाता है? सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है बच्चों? थॉमस अल्वा एडिसन को। किसको? थॉमस अल्वा एडिसन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इसमें ये क्वेश्चन मैंने इस प्रकार से डिजाइन किया है ताकि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 5 से 7 एमसीक्यू एक बार में समझा सकूं। जैसे कि सबसे पहले अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाए कि जो अखबारी पत्रकारिता है ये आज से लगभग कितने साल पहले अस्तित्व में आई थी? तो लगभग 400 साल पहले। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी? तो 1780 में। कहां से हुई थी? कोलकाता से। किसने की थी? जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। किस गजट से? बंगाल गजट से, ठीक है, पूरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, हिंदी का जो सबसे पहला साप्ताहिक पत्र है उसका नाम है उत्तन मातंड, ठीक है, और यह प्रकाशित हुआ था 1826 में कोलकाता से, और इसे प्रकाशित किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। तो उत्तंड मातंड के बारे में क्या समझ में आया? ये क्या है? पहला साप्ताहिक पत्र है। कब हुआ था प्रकाशित? 1826 में। कहां से? कोलकाता से। किसने? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने, ठीक है। अब जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल कौन होते हैं? तो ये संपादक होते हैं। तो आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन के अंदर मिल गई है, आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, है ना। अब यहीं पे देख लेते हैं, तो ऑप्शन आपका जो घा वाला है ये एकदम राइट है, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखिए एनी फ्रैंक के बारे में। अब एनी फ्रैंक के बारे में आपको यहाँ पे एक गलत कथन का चयन करना है। अब यहाँ पे देखिए एनी फ्रैंक के बारे में ना आपको तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चंस एक ही बार में समझाऊंगा, अच्छे से समझना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एनी फ्रैंक के बारे में हमें गलत कथन का चयन करना है। तो एनी फ्रैंक का जीवन कितने से कितने था? 1929 से 45 तक, यानी कि एनी फ्रैंक का जो जन्म है ये हुआ था कहाँ पे? जर्मनी में। कहाँ हुआ था बच्चों? जर्मनी में। और कब हुआ था? 1929 में। बात करें इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु हुई थी 1945 में, बिल्कुल ठीक। इनकी डायरी का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है। उसके बाद इनकी डायरी में किस समय का वर्णन है? तो जून 1942 से अगस्त 1944 तक का वर्णन है। लेकिन इनकी डायरी की भाषा जर्मन है, ये गलत है, क्योंकि डायरी की भाषा क्या है? डच है। कौन सी इनकी भाषा? डच भाषा है, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं का शासन था इसीलिए। तो आपको समझ में आ गया ना कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। और एक चीज, इन्हें ये जो डायरी थी ना, ये वाली डायरी अपनी, ये कब मिली थी? तो 13वें जन्म दिवस पर मिली थी। किस पर? 13वें जन्म दिवस पर। ओके बच्चों, तो अभिव्यक्त माध्यम के देखो कितने बढ़िया बढ़िया आपको मैंने एमसीक्यू समझाए बहुत अच्छे से, ठीक है। और जिन भी बच्चों ने ये एमसीक्यू वाली वीडियो नहीं देखी है, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास में टाइम हो तो जाके देखो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे हमने। जैसे कि संचार शब्द की उत्पत्ति च धातु से हुई है, ठीक है। सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान संचार कहलाता है। इसी प्रकार से खबरों का संचार पत्रकारिता होता है। ये सारी चीजें आपको मैंने बहुत अच्छे समझा रखी थी, ठीक है। कौन सा संचार जो है कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे समझाई हैं। उस वीडियो को ऑलरेडी 8 से 10,000 बच्चे देख चुके हैं, तो जाओ आप भी देखो। अब यहाँ पे एक दो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये वाला है कि यहाँ पे आपको कुछ कथनों पे ध्यान देना है। रेडियो जो है, रेडियो जनसंचार का एक श्रव्य माध्यम है जो कि सबसे लोकप्रिय है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, रेडियो की खोज से पहले 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की थी और उसी का रूपांतर आज रेडियो है। 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग की ओर से संगीत कार्यक्रम प्रसारित हुए थे। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। सारी बातें सही है, तो इसका क्या हो जाएगा? खा वाला राइट है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको एक दो चीजें और समझाता हूं। जैसे कि देखो,
सिनेमा के आविष्कार के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो सिनेमा के आविष्कार का श्रेय जाता है बच्चों थॉमस अल्वा एडिसन को। ठीक है, उसके बाद 1894 में फ्रांस में सबसे पहली फिल्म बनी थी द अराइवल ऑफ ट्रेन। रही बात भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहली मूक फिल्म बनी थी 1913 में। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, बनाई गई थी दादा साहब फाल्के के द्वारा। ठीक है, अगला कि 1931 में सबसे पहली बोलती फिल्म बनी थी आलम आरा। ठीक है, तो आपको सिनेमा के बारे में इतनी सारी बातें एक ही बार में मैंने समझा दी अच्छे से। ठीक है, और ये सारी सही हैं। एक आधा और देख लेते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखो कि भारत में टेलीविजन की जो शुरुआत है कब हुई थी? 15 सितंबर 1959 को। जब ये शुरुआत हुई थी तो इसका उद्देश्य था कि शिक्षा के सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, 15 अगस्त 1965 को स्वतंत्रता दिवस को इस दिन मनाया जा रहा था। तो इस दिन विधिवत टीवी सेवा प्रारंभ हुई थी और 1 अप्रैल 1976 को आकाशवाणी से टेलीविजन को अलग करके दूरदर्शन का नाम इसे दे दिया गया था। सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो मेरा देखो इसको आपको दिखाने का मकसद यही है कि जिन बच्चों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी बच्चे जाओ इसको देखो, तैयारी करो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है हमारा यहाँ पे अंतरा भाग 1 से संबंधित। ठीक है, अंतरा भाग 1 से संबंधित है। तो आइए इनके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 4 जो है ये लिया गया है महादेवी वर्मा जी के काव्य से जाग तुझको दूर जाना। तो क्या लिखा है? बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे वह फूल के दलदल ओस गीले, तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बना, जाग तुझको दूर जाना। ठीक है, अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि कवित्री ने मोम के बंधन किसे कहा है? ठीक है, तो कवित्री ने जो पहली लाइन बोली है ना कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन संजीले, तो यहाँ पे मोम कौन है? मोम जो है ये सभी संबंधों को दर्शाता है, रिश्तों को दर्शाता है, सभी संबंधों को। ठीक है, कवित्री महादेवी जी ने बलिदान वीरों का हृदय कैसा बताया है? तो बलिदान हीरों जो वीर हैं उनका हृदय वज्र के समान होता है, वज्र के समान दृढ़, धैर्यशाली और हिमालय के समान ऊंचा होता है। यानी कि घा वाला आपका राइट है। उसके बाद महादेवी जी की ये जो कविता है जाग तुझको दूर जाना, ये कविता क्या प्रेरणा देती है? ये कविता हमें ये प्रेरणा देती है चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए हमें उसका सामना करना ही चाहिए, खास करके जो निरंकुश शासन व्यवस्था है उसका। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चों को आता होगा कि महादेवी जी का जो काव्य है ये डैश रूप में जाना जाता है। तो उनके काव्य को मोस्ट ऑफ द टाइम किस रूप में देखा जाता है? छायावाद और रहस्यवाद के रूप में, इन दो के रूप में। उसके बाद जाग तुझको दूर जाना गीत किसे संबोधित करता है? तो ये बेसिकली किसे संबोधित करता है? जो व्यक्ति जीवन संघर्ष के पद पर आगे बढ़ा हुआ है उसको करता है। आराध्य की प्राप्ति के लिए व्यग्र भक्त को आगे बढ़ने के लिए कहता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? गा वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा, दोनों ही आपके सही है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा महादेवी वर्मा जी के वाले इस पोएम से। ठीक है, अब जो आपको एक और मैंने पेपर कराया हुआ है उसमें आपको दिखा देता हूं। जैसे कि ये हमारा पहला ही पेपर था और ये डीओई का ऑफिशियली पेपर है। ठीक है, केलन में को काको को सही है, इससे ये लिए गए हैं। और रही बात क्वेश्चन आंसर की तो उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि काव्यांश की प्रमुख विशेषता क्या है? तो काव्यांश में किसको दर्शाया गया है? बाल सुलभ मनोविज्ञान को दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद कि खेलन में को काको को सैया, इस पंक्ति का आश्रय क्या है? इस पंक्ति का आश्रय यह है कि खेल में कोई किसी का स्वामी, कोई किसी का सेवक नहीं होता है। खेल में सभी व्यक्ति बराबर होते हैं। ठीक है, खेल में किसकी जीत हुई थी? तो श्री दामा की जीत हुई थी खेल में। काव्यांश में कौन सी भक्ति भावना मुखरित हुई है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो वात्सल्य वाव है, वात्सल्य, इसकी भावना मुखरित हुई है। ओके, अब यहाँ पे दिया गया है कि ग्वालों के अनुसार जो खेल में बेईमानी करे, हार कर भी दाव ना दे, उसके साथ कोई नहीं खेल सकता। बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण ने नंद बाबा की शपथ लेकर श्री दामा को दांव देने का स्वीकार कर लिया। बिल्कुल ठीक। सखाओं के अनुसार श्री कृष्ण की अकड़ का कारण था कि उनके घर में श्री दामा से अधिक गैयां हैं। हम इसमें बोलेंगे कि
घा वाला आई थिंक ये राइट होना चाहिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा पेपर था उसको भी देख लेते हैं, बालम आबो हमारे गहरे, इसके बारे में। ठीक है, तो काव्यांश में कबीर ने स्वयं को क्या माना है? तो उन्होंने स्वयं को पत्नी माना है। ठीक है, कबीर को किस कारण से लज्जा का अनुभव हो रहा है? तो कबीर जो जी है ना, उन्हें स्त्री स्वभाव की विशेषता के कारण लज्जा का अनुभव हो रहा है। ठीक है, कबीर के बालम कैसे हैं? तो कबीर के बालम निर्गुण हैं, निराकार हैं, यानी कि परमात्मा की बात हुई है। ठीक है, काव्यांश में कौन सी भक्ति भावना मुखरित हुई है? तो यहाँ पे वात्सल्य। उसके बाद कबीर जी के बारे में ये बातें की गई हैं। तो कबीर के बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही राइट है कि कबीर निर्गुण काव्य परंपरा के ज्ञान मार्गी शाखा के, एक तो प्रेमाश्रय है, एक ज्ञानाश्रय है, तो ये ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो ये आपका गा वाला राइट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर वाले की। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये रहा आपका चैप्टर वाला, जो कि ज्योतिबा फुले वाले चैप्टर से आपका लिया गया है। अब इसमें क्या क्या कहा गया है, कैसे कैसे क्वेश्चन है, सारी चीजों को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिया गया है 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तो वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसीलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच में से अलग ना करें। महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर दिखाते थे। इस दिशा में अग्रसर उनका पहला कदम था कि अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित करें। ज्योतिबा ने अपनी पत्नी को मराठी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ सिखाया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन कैसे होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि कब दी जा रही थी? तो अभी हमने देखा 1888 में। ज्योतिबा फुले ने स्त्री समानता दिलाने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे? तो उन्होंने क्या क्या कदम उठाए थे बच्चों? उन्होंने कन्याओं के लिए पाठशालाएं खोली थी। ठीक है, नई विवाह पद्धति की रचना की थी। साथ ही ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को सबसे पहले शिक्षित किया था। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? घा वाला ऑप्शन राइट है। अगला देखो, ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्री को किस किस भाषा में शिक्षित किया? तो किस किस में किया था? मराठी भाषा ही नहीं अपितु अंग्रेजी में भी। तो दो भाषा, मराठी और अंग्रेजी। तो कहां पे रहा? ये देखो, मराठी और अंग्रेजी। अगला ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में क्यों शुमार नहीं होता है? इसलिए क्योंकि हो सकता है कि सूची बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो उच्च वर्ग के होंगे, वे समाज के सभी लोग उसे जलते होंगे, या फिर इन्होंने इतने अच्छे काम किए ही नहीं होंगे, और भी कई रीजन है। तो यहाँ पे घा वाला आपका राइट है। 5वां क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले ने निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए सबसे पहला पाठशाला कब खोला था? ठीक है, तो कब खोला था बच्चों? 14 जनवरी 1848 को। ठीक है सर जी, ये तो हिस्ट्री जैसा क्वेश्चन आ गया लेकिन देखिए चैप्टर में दिया गया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर वाला। अभी एक और पेपर में देख लेते हैं जो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं। चलिए अब यहाँ पे देखिए टॉर्च बेसिन वाला आपका जो चैप्टर है उससे लिया गया है। अब इसमें क्या क्या कहा गया है? तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मैं आज मनुष्य को एक घने अंधेरे में देख रहा हूं, इस कथन का क्या आशय है? तो वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मनुष्य जीवन में दुख, पीड़ा और भय की कालिमा का भर जाना। ठीक है, मनुष्य आज किससे घबरा उठा है? तो मनुष्य जो है वो अंतर आत्मा में फैले हुए अंधकार से घबरा उठा है। ठीक है, अब ये जो कथन कहा है कि मैं देख रहा हूं मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है, इस कथन में मैं किसके लिए है? तो मैं ये है कि जो संत पुरुष बना हुआ उसका मित्र है उसके लिए। उदर शब्द का अर्थ क्या है? तो उदर का अर्थ होता है बच्चों पेट। अगला, आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह पदभ्रष्ट हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। मनुष्य की आत्मा और उसका जीवन पीड़ा और भय से त्रस्त है। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि दोनों ही सही है और व्याख्या भी है। घबरा गया है, पदभ्रष्ट हो गया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर की आत्मा, उसकी जो पीड़ा है जो वो भय से त्रस्त है, इसीलिए। ठीक है, एक और मैंने आपको करवाया था बच्चों जिसमें सिद्धेश्वरी के बारे में था, यानी कि आपका जो दोपहर का भोजन चैप्टर है उससे लिया गया था। अब जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिद्धेश्वरी को भयभीत हिरनी क्यों कहा गया है? क्योंकि जब रामचंद्र आया वो लेट गया
तो उन्हें ये लगा कि कोई आशंका तो नहीं होगी, मतलब कोई अनिष्ट, कोई घटना तो नहीं घटने वाली, कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है। इसकी आशंका के कारण उसे भयभीत हिरनी कहा गया। ठीक है। रामचंद्र लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद में एकदम यंत्र की तरह चौकी पे जाके बैठ गया। ऐसा क्यों था? तो ऐसा 2 रीजन से हो सकता है, या तो भूख के कारण या तो बीमार होने के कारण। अब ऐसा कहानी के हिसाब से यहाँ पे का होना चाहिए, बीमार होने के कारण। ठीक है। इस गद्यांश में बड़कू का उपयोग किसके लिए हुआ है? तो बड़कू का उपयोग हुआ है बच्चों रामचंद्र के लिए। ठीक है। व्याग्रता शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है व्याकुल हो जाना। और रामचंद्र शिथिल होकर जमीन पर आंखें बंद करके लेट गया था। बिल्कुल ठीक। कड़कती धूप में पैदल चलकर आने से उसकी ऐसी दशा हो गई थी। ये भी सही है। ठीक है। तो आपको तीनों पेपर मैंने समझा दिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं आपके अगले पार्ट की। तो ये है हमारा अंतराल भाग 1 का। ठीक है। अब इसमें है हमारे 7 एमसीक्यू अंतराल किताब के। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, मकबूल के ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? ठीक है। आपने चैप्टर पढ़ा है तो पता होगा आपको कि मकबूल के ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? मोहम्मद अतहर। क्या नाम था? मोहम्मद अतहर। उसके बाद ये जो कथन कहा गया है आवारा मसीहा दिसारा में, सुंदर कलम में नया निब लगाकर बढ़िया कागज पर मोती जैसे अक्षर कौन दिखता था? यानी कि सुंदर कलम में नया एक निब लगाकर बढ़िया कागज पर मोती जैसे अक्षर कौन दिखाता था या लिखता था? तो ये थे उसके शरद के पिता मोतीलाल। आगे प्रसिद्ध मकबूल फिदा हुसैन, इनकी जो पेंटिंग की शुरुआत हुई थी ये किस शहर से हुई थी बच्चों? इनकी पेंटिंग की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो आप सभी को पता होगा किससे हुई थी? इंदौर से। सजी कलकत्ता नहीं, इंदौर। जी हाँ, इंदौर से हुई थी। ठीक है। अगला देखो, बच्चों के प्रति शरद के नाना की क्या मान्यता थी? तो 2 नंबर का क्वेश्चन, शरद के नाना की क्या मान्यता थी? तो ये कहते थे बच्चों को ज्यादा प्यार नहीं देना चाहिए, उन्हें सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, कड़ी निगरानी में ही उनका लालन पालन होना चाहिए, साथ ही उनकी शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमें। यानी कि घ वाला आपका राइट है। अगला देखो, शरद का जो परिवार था, गांगुली परिवार में किस कार्य को शास्त्र में समुद्र यात्रा के समान काल माना जाता है? अर्थात गांगुली परिवार में ऐसा कौन सा काम है जिसे शास्त्र में समुद्र यात्रा के समान काल माना गया है? तो वो है बच्चों पतंग उड़ाना। क्या था? पतंग उड़ाना। उसके बाद नयन बागड़ी शरत चंद्र की दादी से 5 रुपए मांगने क्यों आया था? तो इसलिए आया था क्योंकि शरत के लिए वह बांस लाने हेतु, ठीक है, इसलिए 5 रुपए मांगने आया था। आगे देखो बच्चों, मोतीलाल ने सुन लिया, भुवन मोहिनी ने भी सुन लिया शरत की माँ, कोई रास्ता नहीं था, शिकवा शिकायत करती भी तो किससे करती और कैसे करती? ठीक है, और कैसे करती? इसीलिए शरत ने एक दिन पाया कि वह फिर देवानंदपुर लौट आया है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी एकदम बिल्कुल सही है। ओके, नाउ अब हम आ चुके हैं बच्चों इस पेपर के अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन खंड बा यानी कि वर्णात्मक प्रश्न पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अव्यक्त और माध्यम की तैयारी करेंगे। अब इसी 2 क्वेश्चन में 7वीं और 8वीं में बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से समझाने के लिए हमने कई एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। ठीक है, एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि आपको ना 2 शीर्षक दिए जाएंगे। मैंने तो 3 ले लिए हैं क्योंकि मैं आपको 3 पे समझाऊंगा। ठीक है, आपको कोई 2 शीर्षक मिलेंगे, उनमें से किसी एक पर आपको 120 शब्दों में दृश्य लेखन लिखना है। ठीक है, अब ये दृश्य लेखन क्या होता है? दृश्य लेखन के अंतर्गत आप अपने द्वारा देखे गए दृश्य को लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक दृश्य है प्रातः काल का दृश्य। ठीक है, आप चाहो तो इसे पढ़ लो, मैं आपको समझाता हूं लिखना क्या है। तो दृश्य लेखन लिखने के लिए सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि आपने जो देखा है एक्चुअल में वो लिखना है आपको। और लिखने से पहले आपको इसके 8 से 10 या आप ये कह लें कि कम से कम 5 ये की पॉइंट्स बनाने हैं। जैसे कि मैंने सूर्योदय के बारे में लिखा है, प्रातः काल के बारे में लिखा है, फिर मैं बाहर गया, मैंने पार्क में देखा, लोग देखे, बारिश हुई, मैं घर आ गया। ऐसे कुछ की पॉइंट्स हैं। और एट दी एंड इफ यू नॉट राइट अ वर्ड कट टू, आपका आधा मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो आधा मार्क्स आपका इस वर्ड का मिलेगा, तो जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या ऐसे लिखा हुआ है। तो मैंने लिखा कि सुबह सुबह सूर्य जो था वो आकाश में छाए हुए बादलों की लालिमा से रंगा हुआ था, ऐसा लगता है। पक्षी जो थे मैंने देखा कि वो अपने घोंसलों को छोड़कर
जाने की तैयारी कर रहे थे अपने बच्चों के लिए दाना निकालने के लिए। जैसे वो गोल्ड फिश थी ना पक्षी, वैसा ही। ठीक है, पक्षियों की आवाज वातावरण में वाह 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 क्या संगीत उत्पन्न कर रही थी। ठीक है, सुबह सुबह था, ठंडी का मौसम था, तो बहुत ही प्यारी प्यारी ठंडी सी हवा चल रही थी, जिसके कारण पेड़ पौधे भी झूम रहे थे। ठीक है, फूलों पर भ्रमर यानी कि जो भौरे थे वो गुंजार कर रहे थे, फूलों से बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही थी। मैं जब पार्क में गया तो मैंने देखा बहुत सारे पार्क में लोग व्यायाम कर रहे थे एक ग्रुप बना के। ठीक है, वहीं मैंने ये देखा कि एक बेंच पे तकरीबन 60 से 70 वर्ष की उम्र की महिलाएं जो थीं वो तालियां बजा रही थीं और हंस रही थीं। ठीक है, भजन गा रही थीं। और मैंने ये भी देखा कि जो पार्क था इसके पैदल पथ पर बहुत सारे पुरुष महिलाएं जॉगिंग भी कर रहे थे। लेकिन अचानक से मैंने ये देखा, एकदम बादल जो थे ना वो गड़गड़ाए। ठीक है, और एकदम बारिश सी होने लगी। बारिश को देखते हुए सब के सब लोग पेड़ की छाया में आने लगे और मैं घर चला आया। बस ये चीज़ ऐसे लिखनी थी आपको, है ना। अब एक एग्जांपल और देता हूं आपको। ठीक है, जैसे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल जो कि आपकी उसमें सपोर्टिंग में भी है। हिंदी विषय की कक्षा का दृश्य आपके सपोर्टिंग में भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दृश्य एक है, मैंने दिन एक चुना, एक दिन है। ठीक है, यहाँ पे दृश्य नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है एक दिन, कक्षा के अंदर, कक्षा कक्ष, अध्यापक, दीपक और 40 विद्यार्थी। इसके बारे में तो कैसे लिखा है आपकी सपोर्टिंग में, तो लिखा हुआ है कक्षा कक्ष के मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर पीली पट्टी में काले रंग के मोटे अक्षरों में कमरा संख्या 104 अंकित है। मैंने देखा कि इस प्रकार से कमरा संख्या 104 अंकित है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 11वीं की क्लास है। ठीक है, और हिंदी विषय की कक्षा चल रही है। कक्षा के भीतर श्याम पट पर यानी कि जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब वो दीपक को बुलाते हैं पढ़ने के लिए, वो नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, फिर उसका उपहास उड़ाते हैं। बस ऐसे ही इन चीज़ों को आपको लिख देना है। ठीक है, दूसरा तरीका आपका दृश्य लेखन का ये हो गया। एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको। अगला एग्जाम्पल है पुस्तक प्रदर्शनी का दृश्य। तो प्रदर्शनी मेरे स्कूल में हुई, मैंने बहुत सारी पुस्तकें देखी, विभिन्न प्रकार के लेखक थे, हमने खरीदा भी, हमारा ज्ञान भी बढ़ा। अब इसी को आप शब्दों में उतार दो। कैसे? आज रविवार का दिन था, मैं अपने परिवार के साथ में पुस्तक प्रदर्शनी देखने गया था। प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था हमारे स्कूल के पुस्तकालय में। ठीक है, तो मैंने देखा मेरी स्कूल की लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें जो हैं वो उनकी जो महक है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पुस्तकें कुछ पुराने विषय की भी हैं, कुछ नए विषय की भी हैं, सुंदरता और ज्ञान से भरी हुई हैं। ठीक है, इस पुस्तकों में बहुत सारे मतलब इस प्रदर्शनी में बहुत सारे लेखकों की रचनाएं, साहित्यिक उत्पत्तियां, समाचार पत्र की प्रतियां सब कुछ लगी हुई हैं। ठीक है, हमारे शिक्षक, हमारे जो मित्र हैं वो सभी भी यहाँ पे आए हुए हैं, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। तो मैंने भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ पुस्तकें खरीदी और इसी पुस्तकीय प्रदर्शनी से मेरा जो झुकाव था साहित्य की तरफ वो और हुआ। ठीक है, और भी एक आधे पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको दृश्य लेखन लिख देना है। ओके, अब अगर आप सभी बच्चों को दृश्य लेखन समझ में आ गया है तो सारे बच्चे फटाफट से लाइव सेशन में बताएंगे कि यस सर जी समझ में आ गया है। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। हर्ष रजक सर जी कट्टू लिखना जरूरी है लास्ट में। बिल्कुल, अगर ये नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली आपका आधा मार्क्स कट जाएगा। यस सर जी, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए, अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसकी बात करते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों? दूसरा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 8 का, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 5 से 6 टॉपिक हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो आपका पत्र है, जिसमें एक आपको किसी संपादक, समाचार पत्र के या फिर किसी अधिकारी को पत्र लिखना है। दूसरा पत्र है आपका आवेदन पत्र, 5 नंबर के पत्र होते हैं। ठीक है, फिर इसकी का खा पाठ आ जाता है, तो उसमें सबसे पहले आपसे जो पूछा जाएगा वो रहेगा प्रतिवेदन। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा कार्यव्रत, तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कार्यसूची। क्वेश्चन 2 ही दिए जाएंगे, मैंने 3 ले लिए ताकि आपको कार्यव्रत, कार्यसूची और प्रतिवेदन समझा सकूं। अब बच्चे कहेंगे सर जी प्रेस विज्ञापित, वो भी पूछा जा सकता है, बट देखो अगर प्रेस विज्ञापित आएगा तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ एक तो आ ही जाएगा, है ना। और मोस्ट ऑफ द चांसेस है बच्चों कि प्रतिवेदन तो हर बार आता है। अब उसके चॉइस में कार्यव्रत देते, कार्यसूची देते, प्रेस विज्ञापित देते, वट एवर, लेकिन प्रतिवेदन हर साल आता है। तो सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को पत्र लिखकर अपनी कॉलोनी में अनियमित व अपर्याप्त जल वितरण से होने वाली असुविधाओं के प्रति ध्यान आकर्षित कीजिए। यानी कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पर बेसिकली जो पानी है, ठीक है, इसकी सही से ये वितरण नहीं हो पा रहा है, पानी की शॉर्टेज है। तो इसी की समस्या की ओर ध्यान दिलाते हुए
दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को पत्र लिखना है। ठीक है, अब पत्र लिखने का जो सबसे पहला टॉपिक है वो होता है हमारा एड्रेस का। ठीक है, एड्रेस का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इन 3 लाइनों में, ठीक है, इन 3 लाइनों में क्या लिखना है, इसमें आपको अपना पता, यानी कि इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं भेजने वाले का पता। किसका? भेजने वाले का पता। ठीक है, तो भेज कौन रहा है, हम भेज रहे हैं। हमारा एड्रेस क्या है, अब क्वेश्चन में तो दिया नहीं है तो हम लिख देंगे काका परीक्षा भवन काकागा रोड नई दिल्ली, इस प्रकार से। फिर आपको डेट लिखनी है, और बच्चों डेट कभी भी आप ऐसे मत लिख के आ जाना 20/2/2024, आधा नंबर कट जाएगा डेट का ही। ठीक है, पूरी डेट लिख के आना 28 फरवरी या 20 फरवरी, वट एवर यू वांट, 28 फरवरी 2024। आज 28 है तो मैंने 28 लिख दी। ठीक है, इस प्रकार से पूरी डेट लिखनी है। अब डेट के बाद में आप लिखेंगे रिसीवर कौन है, यानी कि ये रिसीवर का मतलब क्या हो गया कि ये पत्र मिलेगा किसे, दैट मीन्स कि प्राप्तकर्ता कौन है। तो प्राप्तकर्ता कौन है, श्रीमान जल अधिकारी हैं। ठीक है, कहाँ के हैं, उत्तरी नई दिल्ली के, इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है प्राप्तकर्ता। अब आता है हमारा विषय। तो विषय आपका चाहे कुछ भी हो जाए, लाइक पेयजल की समस्या हेतु समाधान पत्र। ठीक है, तो महोदय, और उसके बाद में बच्चों ये संबोधन वाचक जरूर लगाना है, क्योंकि जब आप संबोधन वाचक लगा देते हो ना तो टीचर को लगता है कि बच्चे को ना ग्रामेटिकल पार्ट की जानकारी है। संबोधन का मतलब ये हो गया कि आप उसको बहुत ही आदर और सम्मान से ये लेटर लिख रहे हो। ठीक है, तो लिखा है संबोधन के साथ में, निवेदन यह है कि मैं शिवम, वार्ड नंबर 38, रोहिणी सेक्टर 100 का निवासी हूं। इस पत्र के माध्यम से हम आपका ध्यान अपने क्षेत्र में पेयजल की जो समस्या है, इसके साथ उपलब्ध जल के वितरण की समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अब इससे क्या क्या होता है, क्या समस्याएं आती हैं, लाइक महोदय हम सभी जानते हैं कि आज जल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन हमारे क्षेत्र में सुबह सुबह मुश्किल से आधा या 1 घंटा स्वच्छ जल आता है, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी नहीं है। साथ ही जो सहायता जल बोर्ड के द्वारा भेजी जाती है वो हमारे लिए काफ़ी नहीं होती, क्योंकि इसी वजह से कई बार झगड़े भी होते रहते हैं। मनुष्य तथा पशु भी इसी तरह से परेशान है अच्छे पानी की वजह से। ठीक, उन्हें मिलता नहीं है। हम लोग कई बार गंदा पानी हमें पीना पड़ता है मजबूरी बस, अच्छा पानी नहीं होगा तो गंदा पानी पीना पड़ेगा, बीमार पड़ेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। अतः आपसे सभी से निवेदन है कि आप मेरी समस्या को जल्द से जल्द ध्यान दें, इसका हल निकालें। आपकी अति कृपा होगी, राहत पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भगवतीय, और आपका नाम जो भी आपका नाम है, ABCD वटेवर। ठीक है, तो ये तो बहुत ही वो हो गया कि इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं। ठीक है, फॉर्मेट का आपको 1 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर आपको लिखने के मिल जाएंगे, और 1 नंबर जो है वो आपकी वर्डिंग देखी जाती है, आपकी जो सोच है वो देखी जाती है कि आपने लिखा क्या है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। ओके, तो ये वाला लेटर आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो फटाफट से सारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी, हमें समझ में आ गया। फिर आगे बात करते हैं। ओके, देखिए पत्र तो आएंगे आपके दोनों, स्वीकृत और मतलब देखिए आवेदन पत्र के अंदर अगर लिखा होगा स्वीकृत लेखन, स्वीकृत के साथ में लिखना, तो वो भी आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, अगर केवल आवेदन ही करना होगा तो वो भी आपको समझा दूंगा, दोनों चीजें समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। चलिए, ये आपको समझ में आ गया? यस सर जी, आ गया समझ में? महक चौधरी, सर जी अंतराल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करवा रखे हैं डियर सर, क्वालिटी सही नहीं आ रही है वीडियो की। आप अपनी वीडियो की क्वालिटी एक अच्छा से कर लीजिए, डेफिनेटली द क्वालिटी विल बी इंक्रीज्ड। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो किसके बारे में है, वो है यहाँ पे, अब ध्यान से सुनो, ये आपका आवेदन पत्र है। ठीक है, कि दिल्ली के राजकीय प्रतिभा स्कूल में हिंदी अध्यापक के कुछ पद रिक्त हैं। अपनी योग्यताओं का उल्लेख करते हुए इस पद पर नियुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, अब देखिए अगर आवेदन पत्र के अंतर्गत ये दिया गया है कि स्वीकृत के साथ में लिखिए तो वो भी समझाऊंगा, अगर स्वीकृत के साथ में नहीं बोला गया है तो भी आपको लिखना है स्वीकृत, लेकिन छोटा सा लिखना है, वो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो बड़ी ध्यान से समझना, आवेदन पत्र का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आपको दूंगा मैं कि सिर्फ और सिर्फ 1-2 शब्द चेंज करने हैं और पूरा आंसर सेम टू सेम याद कर लो। ठीक है, रेडी? बताऊं क्या है वो फटाफट से? चलिए, नहीं सर जी इतनी जल्दी नहीं। उत्तर नंबर खा। हेलो सर जी, नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते नमस्ते।
सर आप एफएम पढ़ाते हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपना एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस आपको क्वेश्चन में तो मिलेगा नहीं, इसीलिए आप चाहो तो पूरा यही याद कर लो कि परीक्षा भवन, काकागा रोड, नई दिल्ली। अब ये एड्रेस कौन सा है? ये एड्रेस है हमारा, यानी कि भेजने वाले का पता। उसके बाद डेट हमने लिख ली आज की 28 फरवरी 2024, तो आप भी यही लिख देना, ठीक है। अब ये प्रति का मतलब क्या है? प्रति का मतलब ये है बच्चों कि आपने जो इनका एडवर्टीजमेंट पढ़ा था, ठीक है, उसी के जवाब में आप आंसर लिख रहे हो कि हाँ मुझे जॉब चाहिए, है ना। तो प्रति का मतलब ये होता है। अब जो है ये वाला 4 लाइन का एड्रेस, 4 में या 3 में कह सकते हो, ये है प्राप्तकर्ता का, जिसे मिलेगा। तो मिलेगा किसको? राजकीय प्रतिभा की प्रधानाचार्य को, तो वही लिख देंगे, माननीय प्रधानाचार्य जी, राजकीय प्रतिभा स्कूल, करोल बाग, नई दिल्ली। ठीक है, समझ में आया क्या क्या करना है? पहले अपना पता, डेट, प्रति, और बाद में जो जहां मिलेगा उसका पता। कोई चेंजेस नहीं करना आपको इसमें, बस अपने टॉपिक के हिसाब से देख लेना कि प्रधानाचार्य को चेंज करना है या फिर कोई अधिकारी है उसका चेंज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा विषय क्या है? तो विषय है हिंदी अध्यापक पद हेतु आवेदन पत्र। अब चाहे आपका हिंदी अध्यापक हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, विद्युत ऑपरेटर हो, वॉट एवर जो भी होगा, बस उसका नाम चेंज कर देना है, महोदय। उसके बाद में आपका संबोधन वाचक यहाँ पे वो आ जाएगा साइन। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपको महोदय के नीचे, ठीक है ना, बड़े ध्यान से, महोदय के नीचे ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स में आपको सिर्फ 2 शब्द चेंज करने हैं और ये पूरा का पूरा आप अपने पेपर में लिख देना। क्या चेंज करना है? पहले ये देखो, पढ़ते हैं पहले। नैतिक समाचार पत्र में दिनांक 26 फरवरी 2024 को प्रकाशित विज्ञापन से यह ज्ञात हुआ कि दिल्ली के करोल बाग की काकागा कंपनी यानी कि संस्था काकागा स्कूल, ठीक है, आपको यहाँ पे कंपनी, संस्था, स्कूल, एनजीओ, व्हाटएवर जो भी दिया गया है उसका नाम लिखना है। और पद क्या है? हिंदी अध्यापक का पद, ये रिक्त है। अब इसके लिए मैं स्वयं को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य पूर्ण लगन, मेहनत और परिश्रम और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, आशा है आप मेरे आवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मैं अपनी शैक्षिक योग्यताएं, कार्य अनुभव और अन्य जो विवरण है उसको सहित एक जो स्वयं है उसको संलग्न कर रहा हूं। ठीक है, तो अब आपने अभी तक क्या चेंज करना है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए, A to Z व्हाटएवर, लाइक टॉपिक आ गया कि आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट का पद है, पर्यावरण परामर्शदाता का पद है, व्हाटएवर द पद, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? हिंदी अध्यापक की जगह आपका वो पद आ जाएगा। ठीक है, काखा का कंपनी यानी कि संस्था, चाहे आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे संस्था हो, कोई कंपनी हो या फिर कोई बड़ा एनजीओ हो, व्हाटएवर, उसका आपको नाम चेंज करना है। बाकी सारी बातें सेम याद कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर लिखना है आपको भवदीय, फिर संलग्न। तो इसमें आपको क्या देना है? आप इसमें अपना स्वयं दे रहे हो, शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाण पत्रियों की लिपियां दे रहे हो, प्रतिलिपियां, और पासपोर्ट आकार का फोटो दे रहे हो, है ना। अब स्वयं कैसे लिखना है बच्चों? तो स्वयं आपको इस प्रकार से लिखना है। पहले आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपने पिता का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है और स्थायी पता, 4 चीजें लिख दी आपने। फिर आपको लिखना है शैक्षिक योग्यताएं। नो मैटर कि आप टेबल बनाते हो या नहीं, टेबल बनाओगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज को सुनो, यहां पे मैं आपको 3 ऐसी डिग्रियां बताता हूं जो आप हर एक टॉपिक में लिख दोगे। जैसे कि कक्षा 10वीं सीबीएसई से 2015 में 80%, कक्षा 12वीं सीबीएसई से 2015 में 90%, और हिंदी ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से 2020 में 70%। ठीक है, ये 3 आपकी जो वो हैं शैक्षिक योग्यता है, ये आप कोई सा भी टॉपिक आ जाए सभी में लिख दो। ठीक है, बाकी बच जाती हैं 2 योग्यताएं कह सकते हैं, फिर एक कह सकते हैं, वो आपके टॉपिक में होनी चाहिए। जैसे कि टॉपिक में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हिंदी अध्यापक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्यूटर कोर्स और आईटीआई की जगह क्या होना चाहिए था? हिंदी में पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से 95% के साथ में, तो हमें ये लिखनी थी यहाँ पे चौथी वाली। ठीक है, अब मान लेते कि कंप्यूटर ऑपरेटर का आ गया, तो आपको यहाँ पे क्या बता देना था? कंप्यूटर कोर्स आईटीआई, इस प्रकार से, है ना। तो अपने टॉपिक के हिसाब से एक शैक्षिक योग्यता आपको चेंज करनी है। ओके, उसके बाद आपकी अन्य योग्यताएं आ जाती हैं। तो अन्य योग्यताएं क्या हैं? अन्य योग्यताओं में कोडिंग है, टीम वर्क मैनेजमेंट आता है, पर्यावरण परामर्शदाता हूँ। ठीक है, कार्यानुभव क्या है? तो राजकीय वरिष्ठ पब्लिक स्कूल में टीजीटी हिंदी मास्टर के रूप में 5 साल तक कार्यानुभव है। उपलब्धियां क्या हैं? तो भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अभिरुचियां क्या है? तो संगीत, योगाभ्यास, थिएटर, नाटक मंचन, भाषा हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी सब आती है। संपर्क बताने आपको 2 व्यक्तियों के। अब संपर्क भी आप चाहो तो सेम टू सेम ये याद कर लो, डेट और फिर आपका नाम। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे बच्चों। मैं देखता हूं कि 250 प्लस बच्चे भी वॉचिंग पे हैं, बट लाइक अभी कितना हुआ है? ओनली 100 प्लस। फटाफट से सारे बच्चे लाइक करो इसको।
फटाफट से। ओके, समझ में आ गया बच्चों? और जो एक बेसिक सा फॉर्मेट मैंने आपको बताया, आ गया समझ में? राशि जी नहीं, शॉर्ट हैंड नहीं पढ़ाते। फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे कि समझ में आ गया नहीं, क्योंकि देखो बहुत ही बेसिक सा मैंने आपको फॉर्मेट बताया है। इस फॉर्मेट में कुछ चेंज नहीं करना है, आपको अपना पद और जो आपकी संस्था है उसका नाम चेंज करना है, एंड वट एवर द टॉपिक विल कम यू कैन राइट वर्ड टू वर्ड द आंसर इज। ओके, यस बिकॉज, चलिए, हेलो हेलो हेलो, चलिए बहुत अच्छे। अब देखो, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जिसको लेके बहुत सारे बच्चों में बहुत ज़्यादा डाउट होता है, ठीक है? और हम यहाँ पे ना सबसे पहले बहुत आसान वाले की बात करते हैं, जो ना आपके लिए लिखना बहुत ही आसान होगा। आ गया तो क्या आसान होगा आपके लिए? सबसे आसान, सबसे आसान होगा आपके लिए कार्य सूची बनाना, क्योंकि जैसे आप जो है टू डू लिस्ट अपनी बनाते हो ना, उसी प्रकार से एक जो कमेटी गठित की जाती है उसकी कार्य सूची होती है। अब जैसे कि राजकीय वरिष्ठ, अरे ऊपर क्यों जा रहा है? राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पीतमपुरा की वार्षिक खेल प्रतियोगिता के लिए बुलाई गई बैठक की कार्यसूची बनाइए। ठीक है, तो क्या होने वाला है? वार्षिक खेल प्रतियोगिता होने वाली है, तो इसके लिए एक बैठक बुलाई गई है, उसकी कार्यसूची बनानी है। ठीक है, तो कार्यसूची लिखना बहुत आसान है, देखिए बहुत अच्छे समझा दूंगा आपको। ये देखो, सबसे पहले देखिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, ध्यान से समझना बच्चों, कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के लिए बैठक की कार्यसूची। तो लिखेंगे सबसे पहले बैठक कब, कहाँ, किस स्थान पे, अध्यक्ष, सचिव, सदस्य कौन थे। ठीक है, तो बैठक कब हुई है? 28 फरवरी 2024 को हुई है। टाइम है सुबह 9 बजे। स्थान है उप प्रधानाचार्य का कक्ष, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो हॉल है वहां पे, उनके कमरे में। अध्यक्ष थे यहाँ के उप प्रधानाचार्य जी ही। सचिव हैं शारीरिक शिक्षा शिक्षक, ठीक है। और खेलकूद की बात हो रही है तो सचिव वही होने चाहिए, है ना। सदस्य कौन है? तो सदस्य जितने भी शिक्षक थे, जितने मेंबर्स थे हमारे टीचर्स, वो सारे थे। तो पहला पड़ाव आपका हो जाएगा कार्यसूची का, कि आपको ये डेट, टाइम, वेन्यू, पीपल्स, जो भी अध्यक्ष, सभाध्यक्ष, इन चीज़ों को आपको बताना है। ठीक है। सेकंड, अब सेकंड में आपको कार्यसूची लिखकर इन बातों को लिखना है। इन बातों में क्या है? तो जब भी कोई मीटिंग होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी टीचर्स आते हैं उनका स्वागत होता है ना। तो सदस्यों का स्वागत हुआ, उसके बाद फिर सभी सदस्यों ने मिलकर कौन कौन सी खेल कूद में प्रतियोगिताएं की जाएंगी उन पे विचार विमर्श किया गया। ठीक है, उसके बाद विभिन्न खेलों व दिनांक के चयन पे चर्चा की गई। ठीक है, पहले ये देखा कि कौन कौन से खेल जो हैं वो खेले जाएंगे, फिर ये देखा, मतलब सिलेक्ट कर लिया इन खेलों को, फिर ये देखा कि कब होंगे बेसिकली ये। ठीक है, फिर खेल कूद से संबंधित अध्यापक सामान की उपलब्धता पर चर्चा, कौन सा अध्यापक किस खेल कूद के लिए कौन सा सामान कैसे जुटाएगा। ठीक, फिर खेल के मैदान की तैयारी और रखरखाव पे विचार विमर्श, क्योंकि प्रतियोगिता होगी तो खेल के मैदान की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, साफ सफाई करके, कहीं कंकड़ पत्थर वगैरह ना पड़ा हुआ, ऐसी चीजें करके, है ना। तो उसकी बात की गई। फिर अध्यक्ष की अनुमति से विषय से संबंधित अन्य किसी जरूरी विचार पे चर्चा की गई, तो अध्यक्ष ने कुछ खुद बात की। सब कुछ तय हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में धन्यवाद ज्ञापन किया गया। फिर आपको अपना हस्ताक्षर करना है, हस्ताक्षर के नीचे आपका नाम आएगा। ठीक है, हस्ताक्षर के जगह पे आपका नाम आएगा। आप क्या हैं? सचिव हैं। सह शिक्षा नहीं, राजकीय जो है ना वो आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इस प्रकार से आपको कार्यसूची लिखनी है बच्चों। ओके, अब आ गया समझ में बच्चों? कार्यसूची इज दी वन ऑफ दी, हम ये कह सकते हैं कि इजिएस्ट टॉपिक है आपके लिए, बहुत इजिएस्ट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर जी, एंड फायर वाले मोजी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निखिल सिंह, बिल्कुल। देखिए 11th में पता है क्या है, आपकी हिस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट है, इवन ज्योग्राफी भी थोड़ी डिफिकल्ट है वर्ल्ड वाली, लेकिन आप 12th में आओगे ना तो सारी चीज़ें बहुत आसान है। हालांकि लेंदी बहुत है लेकिन आसान बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, 12th में आपको इससे भी बढ़िया पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए समझ में आ गया बच्चों कार्यसूची? यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। फटाफट से सारे बच्चे यस सर जी, आ गया समझ में? ओके सर, थैंक्स फॉर हेल्पिंग। या, यस डियर। अब देखो अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो कार्यसूची अगर आएगा तो आप लिख दोगे अच्छे तरीके से, है ना। सेकंड टॉपिक जो कार्यसूची से थोड़ा हम ये कह सकते हैं कि ऊपर लेवल का है, वो होता है आपका प्रतिवेदन। लेकिन प्रतिवेदन बेसिकली ऐसा है
कि इसमें आप अपने विचार लिख पाओगे। कैसे? विद्यालय के शैक्षिक विकास के लिए और उन्नति को ध्यान में रखते हुए प्रधानाचार्य ने एक समिति का गठन किया था, जिसे हम जांच और अध्ययन समिति बोलते हैं। तो जांच और अध्ययन के पश्चात इस समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। अर्थात समिति गठित हो चुकी है। अब इसी की हमने अगर कार्यसूची की लिखनी है, कार्यसूची लिखनी इसी के बारे में, तो जैसे बताया वैसे लिखना है। अब प्रतिवेदन में क्या करना है कि उसके बाद में क्या क्या कार्य ये लोग करेंगे उसकी बात हमें बतानी है। तो आ जाइए लिखते हैं। प्रतिवेदन कहाँ गया, ये रहा देखो। विद्यालय के शैक्षिक विकास और उन्नति के लिए 28 फरवरी 2024 को विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री राम सिंह जी ने एक समिति का गठन किया। अब इस समिति में बहुत सारे सदस्य थे, जैसे कि श्रीमती राधा देवी जी शिक्षाविद जो कि सचिव रही थी, श्रीमती प्रीति देवी जी ये वरिष्ठ शिक्षिका हिंदी की उपाध्यक्ष रही थी, श्रीमती मोहिनी देवी जी ये सारी शिक्षा की शिक्षिका रही थी, सदस्य हैं, श्री कृष्ण कुमार ये वरिष्ठ अध्यापक हैं विज्ञान के, और श्री शिवम मिश्रा ये अध्यापक गणित के हैं। ठीक है, तो क्या लिखा आपने, डेट डाल दी और कौन कौन से सदस्य थे ये डाल दिया। ज़्यादा नहीं, 4 से 5 बातें आप लिखनी हो बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 4 से 5 व्यक्ति जो हैं इनके नाम लिखने, जिसमें सचिव और उपाध्यक्ष, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगली बात आती है कि अब हम लिखेंगे कैसे। तो समिति ने इस दिशा में अध्ययन किया कि वर्तमान में ना जो विद्यालय है इसका विकास और उन्नति वैसे नहीं हो पा रहा है जैसे हमने देखा था। ठीक है, इसीलिए ये जो समिति थी इसने ये पाया कि हमें विद्यालय के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहां पे हमें सुधार करने की जरूरत है। अब क्या बताया समिति ने, क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, तो समिति ने कहा कि विद्यालय में हमें मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय, इसकी हमें व्यवस्था करनी चाहिए। है तो अभी भी, लेकिन हमें व्यवस्था थोड़ी और अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो इन वजह से ही, जब पीने का पानी नहीं है, अच्छा शौचालय नहीं है, बीमारी होगी, पानी ही नहीं मिलेगा, तो नहीं भेजते हैं स्कूल में, तो प्रगति अच्छी नहीं हो पा रही है। पहले तो हम ये चेंज करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। उसके बाद इतना तो है कि हमारे स्कूल में ना कंप्यूटर की लैब्स भी हैं और कंप्यूटर भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर टीचर ही नहीं है, तो बच्चों की जागरूकता ही नहीं उसके बारे में। तो हमें भाई कुछ कंप्यूटर टीचर चाहिए होंगे, तो हम उन्हें नियुक्त करेंगे। अगला, हमने ये देखा कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं। ठीक है, और जो सारी शिक्षा के शिक्षक हैं ये कक्षा में विद्यार्थियों के अनुरूप ही पुस्तकें लिखे जाएं, खेल सामग्री उन्हें उपलब्ध कराएं ताकि और भी बच्चे जो हैं इससे ज्वाइन हो। ठीक है, और इसके बारे में अच्छे तरीके से क्या नाम है उनका अपना विकास कर सकें। तो हमें इसके लिए पुस्तकालय में थोड़ा उसको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, पोस्टर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। छात्रों के विकास के लिए हमें इन अ वीक, इन अ 15 डे, इन अ मंथ हमें एक मीटिंग रखनी चाहिए, पेरेंट टीचर मीटिंग, ताकि हम बच्चों के विकास के बारे में उनसे बात कर सकें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स उन्हें दे सकें, कुछ उनसे बातें हम ले सकें। तो ऐसा में संपर्क बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ें जरूरी हो, जब तक बच्चों का ना नैतिक शिक्षा का विकास नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए सुबह सुबह प्रार्थना सभा में सदन व्यवस्था के माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया जाएगा, जैसे मंच में भाषण देना किसी बच्चे के द्वारा, जैसे होता है ना कि स्कूल में कोई जो है एक वीक के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए मंच को संचालित करता है, वैसा कुछ। ठीक है, फिर समिति ने कहा देखो सारी चीज़ें हमने डिसाइड कर ली हैं, अब हम काम करेंगे, फिर 3 महीने बाद एक बार मिलेंगे और फिर हम अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। फिर लिखेंगे डेट, और हस्ताक्षर उतने ही व्यक्तियों के नाम लिखने हैं जितने व्यक्तियों के आपने ऊपर नाम लिखे थे। तो हमने 5 के लिखे, हमने 5 का लिख दिया, सिंपल सा। ठीक है, आ गया समझ में बच्चों? अगर समझ में आ गया है प्रतिवेदन यू हैव टू हाउ राइट, समझ गए तो सारे बच्चे बताएंगे। प्रतिवेदन सारे बच्चे समझ चुके हैं तो बता देंगे। यस सर जी, यस सर जी। ये कौन है? मैकबोर्ड गेमर अमरीश एंड जनरल नॉलेज। सर जी नो सर, बट मोस्ट ऑफ दी बच्चे कह रहे हैं कि समझ में आ गया प्रतिवेदन। अरे बहुत ही सिंपल सा है, एक समिति बनाई गई। अब उस समिति ने क्या डिसाइड किया कि हम कैसे विकास करेंगे, आगे चल के क्या कार्य करेंगे, उन्हीं कार्यों को हमने लिख देना है, बस वही आपका प्रतिवेदन है। और बहुत आसान है समझना, है ना। चलिए अब सेकंड का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? सेकंड क्वेश्चन है कार्यव्रत। ठीक है, क्या है? कार्यव्रत। कार्यव्रत क्या है? आपका जो विद्यालय है इसमें स्वच्छता सप्ताह मनाने हेतु एक बैठक आयोजित की गई। ठीक है, कि हम किस प्रकार से स्वच्छता सप्ताह मनाएंगे, एक क्लीनलीनेस वीक मनाने वाले हैं। तो इस बैठक ने
जिन जिन विषयों पे चर्चा की और जो जो निर्णय लिए उसका कार्यवृत्त तैयार कीजिए। तो इन्होंने जो अभी निर्णय लिए, जो चर्चाएं की, वो आपको एक कार्यवृत्त के जरिए लिखानी है। ठीक है, तो प्रतिवेदन की तरह ही कार्यवृत्त भी होता है, तो लिख देंगे उसी प्रकार से कि दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाने व हमारी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली के नोट को सार्थक बनाने हेतु 28 फरवरी को एक समिति का गठन किया गया। अब इसमें कौन सचिव थे, कौन अध्यक्ष थे, कौन सदस्य थे, इस प्रकार से आपको बताना है। ठीक है, अब इस समिति ने हमारी दिल्ली का एक ऐतिहासिक व प्राचीन महत्व है, इसीलिए इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना अनिवार्य है। अतः इसके लिए इस समिति ने कहा कि हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। इसने ये निर्णय ये लिया गया कि सड़कों की जो चौड़ाई है जहां तक हो सके उनको और बढ़ाओ। ठीक है, ताकि आसपास की जो नालियां हैं उन्हें गहरा करेंगे और पक्का करेंगे, जिससे कि बाहर गंदगी पानी वगैरह नहीं निकलेगा, तो सफाई फैलेगी। ठीक है, मतलब सफाई होगी ज़्यादातर। और ये भी कहा गया कि धार्मिक स्थलों पर जो भी फूल मालाएं होती हैं, पत्ते होते हैं, छिलके होते हैं, वो आसपास फेंक दिए जाते हैं। इनको ऐसा ना करें, फेंके नहीं, इनको आप ना इधर उधर फेंकने की जगह आप कहीं पे एकत्र कर दें। ठीक है, या फिर कहीं दबा दें, जिससे कि खाद बन जाए। ठीक है, उर्वरक जैसे बोलते हैं। सड़कों के किनारे पर हमें कुछ कुछ दूरी पर कूड़ेदान रखना चाहिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग चिप्स के पैकेट खा रहे हैं, पानी की बोतल से पानी पी रहे हैं, उन्हें कूड़ादान दिखता ही नहीं है तो वहीं फेंक देते हैं। अगर कूड़ादान होगा तो कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना उनकी, कि वो भी उसको उसी डब्बे में डालेंगे, है ना। इस प्रकार से टूटी सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए। सड़कों के किनारे पेड़ पौधे व चौराहों पर आकर्षक मूर्तियां लगाई दी जाएं, ताकि स्वच्छता और बढ़े। क्योंकि जब मूर्तियां अच्छी होती हैं तो उनको गंदा करने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती जल्दी से, वो करना भी नहीं चाहते। ये इमोशन होता है बेसिकली फिर। ठीक है, बिजली के तारों को भूमित करना। ठीक है, और भी एक दो पॉइंट है, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। आपका दिनांक और यहाँ पे हस्ताक्षर उतने ही लोगों के जितने के आपने नाम लिखे थे। ठीक है, तो ये है आपका कार्यव्रत। ओके बच्चों, समझ में आ गया? तो फटाफट से सारे बच्चे बोल देंगे यस सर जी। सर जी ब्लर आ रहा है। हाँ, स्टार्टिंग एंड एंडिंग में डेट सेम आएगी, बिल्कुल ठीक, डेट सेम आएगी। बट जॉब लेटर में ऐसा नहीं है। जॉब लेटर में स्टार्टिंग और एंडिंग में तो डेट सेम आएगी, लेकिन बीच में आप वो जो लिखते हो ना कि आपका जो विज्ञापन मिला था वो एक दो दिन पहले की लिखना है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आपको पहले ही तो मिलता है एक दो दिन पहले, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। जैसे आज आपने लिखी ऊपर 28, तो विज्ञापन के अंदर जो बॉक्स था ना, मैंने आपको बताया था, उसमें एक दो दिन पहले की लिखना, बस, ज़्यादा नहीं। ओके, विपिन कुमार सर, ये राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आएगा? राइटिंग सेक्शन की ही तो तैयारी की अभी तक हमने आधे घंटे में। क्या क्या आएगा? दृश्य लेखन आएगा, प्रतिवेदन आएगा, कार्यरत आएगा, कार्यसूची आएगा, पत्र आएंगे। ठीक है, दो प्रकार के, जिसमें बेसिक फॉर्मेट सारी चीज़ों की मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो अभी तक आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो एक बार बच्चे बताएंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 + 8 अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है तो सारे बच्चे एक बार लिखेंगे यस सर। ठीक है, और एकदम फायर वाले मुझे लगा देंगे। ठीक है, सारे के सारे बच्चे फायर वाले मुझे लगा देंगे फटाफट से। समझ में आ गया तो सारे बच्चे यस सर जी, फायर वाले मुझे, एक नहीं 20। वेरी गुड। अनिल चौधरी सर, ये प्रतिवेदन के जैसा ही है ना? हाँ, प्रतिवेदन के जैसा ही है। सर क्वेश्चन आंसर, अरे बिल्कुल समझाएंगे, अभी समझाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? एक दो बच्चे कह रहे हैं जो कि सर जी नहीं समझ आया। देखिए, अगर नहीं समझ आया तो आप इसको दोबारा से रिप्ले कर लेना, क्योंकि मेरी तरफ से जितना एफर्ट हो सकता था बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया। ठीक है, और अब दोबारा समझोगे तो टाइम काफ़ी और हो जाएगा, क्योंकि एक दो घंटे में आपका पेपर है, तो आप इसको दोबारा रिप्ले कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे ऑलरेडी आपको समझा दिया मैंने अच्छे से। चलिए, वेरी गुड, आगे बात करते हैं। अब देखिए, पेपर के अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ठीक है ना, 9, इसमें आपको ना प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और 40 शब्दों में होंगे। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो कि अभिव्यक्ति माध्यम की तैयारी के लिए हमने ये जो आपके लिए 4 क्वेश्चन लिए। वैसे बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई, मिस्टेक ये हुई आपके लिए कि आपका जो नाटक वाला चैप्टर है, ठीक है, और कथा और पटकथा वाला चैप्टर है, इसके क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा पाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं इसके नाटक और पटकथा के नहीं करवा पाया। तो इसका अगर क्वेश्चन आ जाता है, वैसे मे भी बहुत कम है इसके चांसेस आने के, अगर आ जाता है तो उसको आप कर लेना जरूर से। ठीक है, कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना। ठीक है, बाकी और जो टॉपिक्स हैं उसकी तैयारी हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, आपको दोनों ही आंसर करने होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? संचार के किन्हीं 4 तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है,
तो संचार के कौन कौन तत्व होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला संचार का होता है एक स्रोत। स्रोत क्या होता है, जिससे संचार प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, जो व्यक्ति अपने संदेश को, अपनी सूचना को अन्य तक पहुंचाना चाहता है वो स्रोत या संचारक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं हूं, मैं अपने संदेश को पहुंचाना चाहता हूं आप तक। ठीक है, मेरा संदेश क्या है कि मैं आपको पढ़ाऊं, आपकी तैयारी अच्छी करवाऊं, तो मैं क्या हो गया, मैं स्रोत हो गया, मैं संचारक हो गया। ठीक है, दूसरा, अब दूसरा क्या है कि कोटिकृत और एनकोडिंग। इसमें क्या होता है, संदेश की भाषा का ज्ञान संचारकर्ता व प्राप्तकर्ता को दोनों को होना चाहिए। जैसे मेरी संदेश की भाषा क्या है कि मैं आपको पेपर के लिए तैयारी करवाऊं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊं, बेसिक से फॉर्मेट बताऊं कुछ चीजों के, तो इसका ज्ञान आपको भी होना चाहिए कि मैं आपको क्या संदेश देने वाला हूं। ठीक है, तीसरा तीसरा संदेश। सफल संचार के लिए संदेश का स्पष्ट और सीधा होना आवश्यक है। मेरा सीधा सीधा टारगेट है कि आपको पेपर समझाऊं, तैयारी करवाऊं, तो आपको भी ये पता होना चाहिए। ठीक है, माध्यम का यानी कि चैनल क्या है, तो संदेश को किस माध्यम से, टेलीफोन से, समाचार पत्र, रेडियो या इंटरनेट, जो कि आप तक पहुंच रहा है, तो हमारा माध्यम क्या है, हमारा माध्यम इंटरनेट है। ठीक है, उसके बाद में है बच्चों डिकोडिंग। तो प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। इस संदेश में क्या निहित अर्थ है कि आप इन क्वेश्चंस को समझो, तैयारी अच्छी करो, तो आपको इसे समझना होगा। ठीक है, फीडबैक क्या होता है, तो फीडबैक के द्वारा यह पता चलता है कि संदेश सही रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचा या नहीं। जैसे मैं आपसे लाइव में पूछ लेता हूं ना, कई बार अभी पूछ लेता हूं कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं, तो ये क्या है, ये फीडबैक है आपका। ठीक है, कि जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं, आपको ये जो क्वेश्चन समझा रहा हूं, पेपर समझा रहा हूं, कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है, ये फीडबैक होता है। फिर आता है शोर। जैसे कि अभी हुआ था कि लाइव आपकी 20 मिनट लेट हो गई थी बिकॉज ऑफ नेट प्रॉब्लम। ठीक है, इसीलिए संचार प्रक्रिया में जो भी रुकावटें आती हैं, ऐसी रुकावटों को शोर कहते हैं। ये मानसिक भी हो सकती है, भौतिक भी हो सकती है। जैसे भौतिक में हमने देख लिया था क्या बोलते हैं, इंटरनेट का जाना। ठीक है, मानसिक में आपका मन नहीं है, बीमार हो गए, इस प्रकार से आ सकता है। तो ऐसे ऐसे करके आपको ये चीजें बतानी थी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, तो फटाफट से बोलेंगे ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, देखिए एकदम रियल टाइम एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से। यस सर जी, यस सर जी। चलिए सेकंड क्वेश्चन, नाटक और फिल्म की पटकथा में क्या अंतर होते हैं। तो नाटक और फिल्म की पटकथा, इसमें क्या अंतर होते हैं, तो आ जाइए देखते हैं। देखो, नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर, बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए, नाटक के जो दृश्य होते हैं ये बहुत ही लंबे होते हैं। नाटक जैसे कि आप धारावाहिक ले लीजिए, तो नाटक है, सिंपल सी बात है, कितने बड़े बड़े दृश्य होते हैं। कोई नाटक तो 10-20 साल तक भी चलता रहता है। इन नाटक का मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे बहुत सारे नाटक हैं जिसमें कभी कोई मरता है तो कभी कोई फिर जिंदा होकर जाता है, फिर उसका पति मरता है तो उसको वो बाप बन किया जाता है, कोई किसी का पिता मरता है तो उसका बेटा बन किया जाता है, कोई माँ मरती है तो वो बेटी बन किया जाती है। ऐसे ही ना जाने कितने धारावाहिक चलते रहते हैं, बहुत लंबे लंबे। लेकिन एक पटकथा एक फिल्म की तरह होती है, जिसके जैसे बहुत ही छोटे होते हैं। एक मूवी ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे की होगी, शुरुआत में मान लेते हैं 1.5 घंटे की तो शुरुआत ही होती है। ठीक है, और हाईएस्ट जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 या 4 घंटे की, इससे मैक्सिमम तो जा ही नहीं सकती है, 3.5 से 4 घंटे। ठीक है, नाटक में घटना स्थल सीमित होते हैं, लेकिन फिल्म में असीमित। नाटक जो है इसमें घटना स्थल कुछ ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन फिल्म में कभी लंदन की शूटिंग हो रही है, कभी अमेरिका की, कभी यूरोप की, कभी स्विट्जरलैंड की, कभी भारत की, कभी नाइजीरिया, कभी इंडोनेशिया, ऐसी शूटिंग्स होती हैं, है ना। उसके बाद नाटक की कथा का विकास एक रेखीय होता है, यानी कि एक रेखा में चलता रहता है, जो कि एक दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन सिनेमा में कथा का विकास कई प्रकार से होता है, कभी उसमें पास्ट को दिखाते हैं, कभी प्रेजेंट को, कभी फ्यूचर को दिखा देते हैं, है ना, वही चीजें हैं। नाटक एक सजीव कला है। क्यों नाटक सजीव कला कैसे है, क्योंकि एक सेकेंड, नाटक सजीव कला इस प्रकार से है क्योंकि इसका मंचन जो है ना वो सामने किया जाता है, आमने सामने। एक चीज यहाँ पे मिस्टेक होगी बच्चों, मैंने जो बोला था ना कि नाटक 10-20 साल तक चलते रहते हैं, ये नहीं होता है, क्योंकि वो धारावाहिक होते हैं, धारावाहिक होते हैं। नाटक बेसिकली जैसे आपने रामलीला का मंचन देखा है, उसके नाटक की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली दिमाग में ना वो 12th के नाटक वाली बात आ गई थी। ठीक है, तो नाटक एक सजीव कला माध्यम है, ठीक है, जिसमें अभिनेता अपने जैसे ही जीवंत दर्शकों के सामने कला जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जबकि सिनेमा में ये पूर्व रिकॉर्डिंग छवियां होती है, जैसे ये वीडियो है। ठीक है, अभी के लिए वीडियो तो ये आप कह सकते हैं कि पूर्व रिकॉर्डिंग ही मान सकते हैं, है तो लाइव लेकिन पूर्व रिकॉर्डिंग है। अगर क्या हो कि मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, सपोज दैट कि मीटअप करते हैं, ठीक है, तो उसमें मैं आपके सामने हूँ और आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो वो क्या है, वो नाटक के संबंध में आ जाएगा। और यहाँ पे लाइव बातचीत कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पूर्व रिकॉर्डिंग, सिनेमा हो जाएगी। इस प्रकार से चीजें हैं। ओके,
आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे अब इस प्रकार से। अगर नाटक और फिल्म कथा के पटाकथा में अंतर समझ आ गया हो तो सारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी, फटाफट से, फटाफट से सारे बच्चे बोलेंगे, फिर आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जी सर जी, जी सर जी, जी सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, पत्रकारिता के कोई दो प्रकार लिखिए। तो पत्रकारिता के बहुत सारे प्रकार हैं, अब मैं आपको चार प्रकार यहां पे बताऊंगा, ठीक है। देखिए, पत्रकारिता के प्रकार, सबसे पहला होता है खोज परख। खोज परख कैसी होती है? ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों को, ऐसी सूचना को सामने लाने की कोशिश की जाए जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। अब इसी को बोलते हैं स्टिंग ऑपरेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टिंग ऑपरेशन पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो यही खोजी परख पत्रकारिता है, जिसमें बिल्कुल गहराई से छानबीन करके वे तथ्य, वे आंकड़े, वे सूचनाएं सामने लाई जाती हैं जो उनसे छुपाने का प्रयास या दबाने का प्रयास किया जाता है, उसको खोज परख बोलते हैं। सेकंड, विशेषीकृत पत्रकारिता। तो इसमें बेसिकली किसी एक टॉपिक के ऊपर मेनली होता है, जैसे संसदीय, न्यायालय यानी कि कानून, आर्थिक, खेल विज्ञान, विकास, अपराध, फैशन, फिल्मों से संबंधित हर एक क्षेत्र का जो पत्रकार है वो उस क्षेत्र की विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं, उसी में वो लिखते हैं। तो विशेषीकृत यानी कि किसी एक मेन टॉपिक के ऊपर जो पत्रकारिता लिखी जाती है उसको बोलते हैं। तीसरा, वॉच डॉग। ये तो मैंने आपको बता रखा है कि जब मीडिया सरकार के किसी भी कामकाज पर अगर वो थोड़ी सी गलती करे या बड़ी सी बड़ी गलती करे, इवन छोटी सी छोटी, तो उस पर पैनी नजर रखते हुए उस गड़बड़ी का, उस भ्रष्टाचार का, उस अनियमितता का पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता होती है, ठीक है। एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है? तो जब कोई समाचार संगठन किसी मुद्दे को उछालकर उसके पक्ष में जनमत हासिल करने के लिए अभियान चलाते हैं, उसे एडवोकेसी या फिर पक्षधर पत्रकारिता कहते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ जो न्यूज़ चैनल्स है वो ऐसा करते हैं कि मान लीजिए कि वो किसी टॉपिक के ऊपर अपनी राय देते हैं और उसी के पक्ष में जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे को बोलते हैं एडवोकेसी पत्रकारिता। ओके, आ गया बच्चों समझ में? आगे देखिए, पत्रकारिता के प्रकार तो हो गए। अब इसमें दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था? दूसरा ये था कि पत्रकारिता के अन्य आयाम के बिना ये कोई समाचार पत्र स्वयं को पूर्ण नहीं बना सकता, वर्णन कीजिए। यानी कि पत्रकारिता की कुछ 4 से 5 अन्य आयाम है जिसके बिना कोई भी समाचार एक पूर्ण समाचार नहीं बन सकता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे भाई? आ जाइए देखते हैं। देखिए, पत्रकारिता के अन्य महत्वपूर्ण आयाम, तो सबसे पहला है बच्चों संपादकीय। कैसे संपादकीय? देखो, यह समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है। संपादकीय क्या है? समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है। संपादक इस पृष्ठ पर अपनी राय प्रकट करता है। इस पृष्ठ पर विभिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ होते हैं इनके लेख भी लिखे होते हैं। संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर होते हैं, ठीक है। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी भी होती है, यानी कि इसमें संपादक के विचार होते हैं और जो आम लोग होते हैं उनके विचार होते हैं, ठीक है। फिर आता है फोटो पत्रकारिता। तो जो बात कोई 1000 शब्द नहीं समझा सकते, वो बात एक छोटा सा फोटो समझा देता है, तो ये भी जरूरी है। फिर कार्टून को ना, कार्टून के माध्यम से की गई धांधर टिप्पणियां सीधे पाठक के मन को छू जाती हैं, ये चीज है। और सबसे आखिरी है रेखांकन और फोटोग्राफ। क्या दिया गया है? रेखांकन और फोटोग्राफ। तो इसमें क्या बताएंगे? इसके प्रयोग से शब्दों के बिना ही आंकड़ों को ग्राफ के द्वारा एक नजर में समझा जाता है। इसका प्रयोग समाचार पत्रों के अलावा टीवी में भी होता है, ठीक है। तो ग्राफ के माध्यम से भी आंकड़ों को समझा देते हैं, जैसे होता है ना ग्राफ, इस प्रकार से होता है, कुछ ग्राफ हो गए है ना, इस प्रकार से होते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। ओके, चलिए, समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर आपका ये क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया बच्चों? तो फटाफट से यस सर बोलेंगे, फिर आगे बात करते हैं। दो प्रमुख डायरी लेखक और उनकी लिखी डायरी के नाम: द डायरी ऑफ यंगल बाय एनी फ्रैंक, रूस के 25 मास, ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारी डायरियां हैं आपके सपोर्टिंग में दी गई हैं। यस सर, यस सर, यस सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, वेरी गुड। रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ यस देन राइट अ यस सर। ओके, इफ यस देन राइट। सपने का ज्ञान, हेलो सर, मैं आ गई, वेलकम। यस 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 यस, फटाफट से अगला देखते हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 10।
यहाँ पे क्या कहा गया है, कविता के वाले आपके 4 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको किन्हीं 2 के आंसर देने हैं, ठीक है, और ये 2 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बादल को घिरते देखा है कविता में, प्रणय कलह, इससे कवि का क्या तात्पर्य है। तो प्रणय कलह क्या होता है कि प्रेम में होने वाले झगड़े, इसको प्रणय कलह बोलते हैं। तो कविता में ऐसा क्या दर्शाया गया है बादल को घिरते देखा में, तो लिखेंगे प्रणय कलह से कवि का तात्पर्य यह है कि प्रेम से संबंधित प्रेम के झगड़े हैं। इसमें प्रेमी और प्रेमिका दोनों जो है वो एक दूसरे को अपने अपने वियोग को लेकर सुनाते हैं और एक दूसरे को ही दोषी ठहराते हैं, जबकि ये उनकी नियति है। रात के समय चकवा चकवी जो बिछड़ जाते हैं, ये उनकी नियति है, जबकि वो एक दूसरे को प्रणय कलह कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रेम में झगड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रेम में जब झगड़े होते हैं इनके, तो इनका जो प्रेम है वो और ज्यादा मजबूत बनता है। बस यही आंसर लिख देना आपको, ठीक है। अगला देखो कि हंसी की चोट सवैये में किन 5 भौतिक तत्वों का वर्णन किया गया है जिसमें वियोग तत्व किस प्रकार से विदा होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों, हंसी की चोट सवैये में कवि ने 5 तत्वों का वर्णन किया है। हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, वायु, जल, भूमि, अग्नि तथा आकाश। अब ये सभी 5 तत्व नायिका के शरीर से कैसे विदा होते जा रहे हैं, इसको हमें समझाना है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं वायु तत्व की, कि वायु तत्व नायिका के शरीर से कैसे विदा हो रहा है। देखो, अब हुआ ये कि नायिका जो है, अब ना ध्यान से सुनना, आपको इस कविता का थोड़ा सार भी समझाता हूं, ठीक है। सार ये है कि सपने में नायिका जो है वो भगवान श्री कृष्ण का साथ पाती है। भगवान श्री कृष्ण नायिका से कहते हैं कि आओ सखी झूला झूलते हैं। नायिका बहुत प्रसन्न होती है और जैसे ही वो इस साथ को आगे बढ़ाना चाहती है, ठीक है, साथ को आगे बढ़ाना चाहती है, वैसे ही क्या बोलते हैं, उसकी जो नींद है वो खुल जाती है, ठीक है। तो साथ छूट गया ना, उसने जैसे आंखें खोला ना उसने गिरी को देखा ना गिरिधर को देखा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा व्याप्त होने लगी, रोने लगी, बेचैन सी होने लगी, ठीक है, ये चीज़ थी। अब इसी चीज़ में ये जो है क्या नाम है, हंसी की चोट के बारे में ये आपको बताना है, ठीक है। और एक चीज़ और है यहाँ पे, वो तो सपना कवित्व हो गया। हंसी की चोट का वर्णन वहाँ पे किया गया है कि जो राधा जी हैं वो यहाँ पे ये कहती हैं कि कृष्ण जो है वो मनमोही होकर उनको छोड़ के चले गए हैं, और कहाँ चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, ठीक है। अब उन्हीं के इस वियोग में उनका जो शरीर है वो क्षीण होता चला जा रहा है, क्या क्या हो रहा है उनको देखिए। तो वियोग में बिछड़ने की वजह से जो सांसें वो तेजी से चलने लगे, सांसें तेजी से चल रही हैं, तो सबसे पहला तत्व वायु तत्व शरीर से विदा हो रहा है, ठीक है। दूसरा आता है जल तत्व, तो वियोग में सांसें चलने के साथ साथ जो आंसू हैं वो भी बह रहे हैं, तो शरीर से जल तत्व भी विदा हो रहा है। अग्नि तत्व, शरीर का तेज मिटने लगा है रोने की वजह से, ठीक है, तो वो भी चला जा रहा है। शरीर दुर्बल हो चुका है तो उससे भूमि तत्व समाप्त हो गया, जो कि ताकत का प्रतीक है। अब बचा है तो केवल आकाश तत्व, क्योंकि आकाश तत्व आशा का प्रतीक है और उसे आशा है कि उसके जो प्रियतम है वो जरूर आएंगे एक बार, ठीक है, दर्शन देने के लिए, इसलिए, ठीक है। आगे बच्चों समझ में अच्छे तरीके से, ओके। चलिए अगला देखते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि वैसे हम स्वजन हैं करीब हैं क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। इससे कवि धूमिल का क्या आशय है, अमीर होते तो क्या स्वजन करीब नहीं होते। तो देखो इसका आंसर बहुत ही आसान है। यहाँ पे कवि ने ये कहा है, भले ही हमारा जो परिवार है वो गरीबी में जी रहा है, लेकिन फिर भी हम स्वजन है, अर्थात हम एक करीबी रिश्तेदार की तरह हैं, हमारे रिश्ते मधुर हैं। क्या हुआ, गरीबी है तो गरीबी भले ही बोलने चालने में थोड़ी दूरियां बना दे, लेकिन हम साथ रहते हैं, हम एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे बंदा अमीर होता जाता है वो परिवार से उसका नाता कटता चला जाता है, वो परिवार से रिश्ते कम करता चला जाता है, टाइम ही नहीं मिलता उसके पास में इस बिजी लाइफ में, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि हम परिवार के 5 सदस्य जरूर हैं, ठीक है, एक ही घर में रहते हैं, भले ही बोलते नहीं है लेकिन हम भावना को समझ जाते हैं। बस वही बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। अमीरी तो रिश्तों के बीच में दरार ला देती है, ये चीजें होती हैं, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है कि हस्तक्षेप कविता में मगध, अब कहने को ही मगध बचा है, रहने को नहीं बचा, इसके आधार पर मगध की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो एक चीज मैं आपको बच्चों पहले ही बता दूं कि जिस भी बच्चे ने, ठीक है, जिस भी बच्चे ने कल की वो वीडियो नहीं देखी थी जिसमें मैंने काव्यखंड आपको बताया था, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास पहले अगर टाइम है तो आप जाओ उस काव्यखंड की वीडियो को देख लो, क्योंकि इसमें हर एक कविता के हमने 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको समझाए हैं जो हर साल पेपर में आते हैं उन कविताओं से, तो जाइए उनको देख लेना,
ठीक है, चलिए अब मगध, अब कहने को मगध नहीं बचा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि कविता में मगध के अनुसार, कविता के अनुसार जो मगध है वो एक शक्तिशाली राज्य के रूप में पहले विद्वान था, ठीक है, लेकिन धीरे 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 इसकी समृद्धि, इसकी ताकत अब कमजोर होती चली गई। ऐसा क्यों? ऐसा वहां की निरंकुश शासन व्यवस्था की वजह से, ठीक है, वहां के लोगों को सताया जाता है और अनुचित मांगे की जाती हैं, ठीक है, और राजा के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़ते हैं, कुछ कुछ ऐसी बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कोई प्रसन्न ही नहीं है इसीलिए, ओके। छिपू यादव सर, ये सेम आएगा अयोध्या नगरी, नहीं सेम तो नहीं आएगा डियर, ठीक है, जो लेकिन हमने आपको करवाया है उसमें से तो जरूर आएगा, सेम तो नहीं आने वाला, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 100% यही पेपर आ जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं करता हूं, लेकिन हाँ ये जरूर कहता हूं कि आपने अगर कल की और आज की जितनी वीडियोस हैं वो देखी होंगी तो आप अच्छे खासे नंबर पेपर में लाओगे और तैयारी 1 नंबर की हुई होगी आपकी, ठीक है, ओके ओके। चलिए फटाफट से आगे बात करते हैं सैमसंग व्याख्या की। अब देखिए एक सैमसंग व्याख्या मैंने बहुत आसान ली है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। सैमसंग व्याख्या करना है तो बहुत आसान, लेकिन बच्चों को ना करना नहीं आता है, उन्हें फॉर्मेट भी नहीं पता है और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। डोंट वरी, आई विल टेल यू टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको जो भी प्रसंग दिया गया है, ठीक है, काव्यांश दिया गया है, इनमें से किस काव्यांश के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है। तो आई विल 100% श्योर कि आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी इस वाले काव्यांश के, ठीक है, अरे इन दोनों ने रहा न पाई के बारे में, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे? देखो सैमसंग व्याख्या लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जिसकी आप व्याख्या लिखोगे उसके शुरू के 3 से 4 वर्ड और आखिरी के 3 से 4 वर्ड, तो अरे इन दोहुन और साधु कौन राह को है जाए, और बीच में इस प्रकार से। संदर्भ में क्या बताना है आपको कि काव्य कौन है, कवि कौन है, तो काव्य है अरे इन दोहुन राह न पाई और कवि हैं कबीरदास जी। प्रसंग में क्या बताया गया है, तो प्रसंग में ये जो प्रसंग है ये कबीर बीजक से लिया गया है। यहाँ पर हिंदुओं एवं मुसलमान दोनों के धर्मों में व्याप्त जो कर्मकांड है और जो आडंबर है उसका अवरोध किया है, ठीक है। अब व्याख्या में क्या कहते हैं, तो व्याख्या में बस आपको वो सारी बातें लिख देनी है। व्याख्या, कवि जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही अज्ञानतावश बाहरी कर्मकांडों को वास्तविक धर्म मान बैठे हैं। उन्हें इस धर्म के बारे में बिल्कुल ज्ञान है ही नहीं, वे वास्तविक धर्म से पथभ्रष्ट हो चुके हैं। कबीर जी हिंदुओं के विषय में कहते हैं कि ये लोग वर्ण भेद में विश्वास करते हैं, जिसमें उच्च वर्ग का व्यक्ति कभी भी निम्न वर्ग को अपने वर्तन नहीं छूने देता, उसे अछूत मानता है, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर ये लोग वैश्यामग्न जैसे जो निम्न कार्य हैं इसमें लिप्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि हीन कर्मों में लीन है ये और अपने आप को श्रेष्ठ होने का दिखावा करते हैं, ठीक है। हिंदुओं के विषय में कबीर जी का ये कहना है। मुसलमानों की दशा भी कुछ भिन्न नहीं है। कबीर जी कहते हैं मुसलमानों की दशा भी कुछ भिन्न नहीं है, ये भी दिखावा करते हैं कि पीर औलिया बनकर मोह माया से दूर हैं, लेकिन दूसरी ओर अपनी वासना के आगे विवश हैं। कैसे? कबीर जी कहते हैं केवल अपने स्वाद के लिए मांसाहार करते हैं, जीव हत्या कहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जो जीव हिंसा करता है वो खुदा के बंदे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही समाज की नीतियों के प्रतिकूल ये लोग रक्त संबंधों में विवाह कर लेते हैं, ऐसा गलत है, ठीक है। दोनों ही धर्म के बंदे जो सत्य है इसकी राह से भटक चुके हैं, इस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और 1-2 पॉइंट काव्यगत विशेषताओं में क्या बताना है आपको, ठीक है। विशेषता में आप बता देंगे कबीर का समाज सुधारक यहाँ पे द्रष्टव्य है, भाषा सरल सहज है, शब्द चयन है भावपूर्ण और भाव अनुकूल है, गेय पद शैली है, गुण माधुर्य है, अलंकार कौन कौन से हैं, भाषा कैसी है, इस प्रकार से आपको बताना था, ठीक है। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया तो सारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी समझ में आ गया, फिर आगे आपको समझाते हैं, ठीक है। फटाफट से सारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी समझ में आ गया है, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर, जी सर जी, जी सर जी, ओके ओके ओके। अभी कितनी देर क्लास चलेगी? 12 बजे आपकी क्लास एंड हो जाएगी, 12 बजे से इवन पहले ही पहले हो जाएगी, थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। आई नो वेरी वेल कि आपके पास टाइम कम है, ओके। मूविंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका वेट अ मिनट, चैप्टर के क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए इस पेपर के हिसाब से हम चैप्टर के क्वेश्चंस
ओके, तो यहाँ पे ये रह गई थी हमारी ये वाली, जो हमारा ये है ना, कहाँ गया धनपति कुबेर, इस प्रकार से ये वाली आपकी व्याख्या रह गई थी। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसे पढ़ लेना बाद में, ठीक है। कहाँ गया धनपति कुबेर, डैश को घेरते देखा है, बादल को घेरते देखा है। तो पंक्ति कहाँ से ली गई है, बादल को घेरते देखा है कविता से, कवि नागार्जुन जी हैं। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नागार्जुन जी कालिदास के द्वारा रचित जो महाकाव्य मेघदूत, इसको कल्पित बताने का प्रयास करते हैं। व्याख्या क्या की गई है, तो व्याख्या ये की जाती है कि कवि कहते हैं कि न जाने धनपति कुबेर जिसने यक्ष को निर्वासन दंड दिया था वो कहाँ चला गया, उसकी जो वैभव नगरी थी अलकापुरी वो भी नहीं मिल रही है, उसके निशान ही नहीं है, जैसा महाकाव्य में दिखाया था कालिदास ने मेघदूत में, ठीक है। और कालिदास ने मेघदूत में जिस आकाश गंगा का वर्णन किया था वो भी पता नहीं कहाँ बहती है, उस आकाश गंगा का जल भी कहीं नहीं दिखाई देता है। मेघदूत के पात्रों एवं स्थलों का प्रयास करने के बाद भी कभी कुछ नहीं खोज पाता है, ठीक है। जो मेघ का दूत बनकर अलकापुरी भेजा गया दूत था वो भी यहाँ पे नहीं मिलता है इसको, ठीक है। मतलब इस प्रकार से वो कालिदास के द्वारा जो जो बताया गया था उसी का यहाँ पे फॉलो कर रहा था, ठीक है। भाषा कैसी है, रस कैसे, छंद, गुण, अलंकार, इन चीजों का आपको बताना था, ठीक है। सृष्टा अंसारी, सर मैंने आपकी अभी दूसरी वीडियो देखी, बहुत अच्छे समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा लगा जान के। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मतलब 2-2 नंबर के होंगे आपके 4 क्वेश्चन, किन्हीं 2 के आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन, खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना, मूल भाव, प्रतिपाद्य समझाइए, ठीक है। तो क्या है खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना, खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना है मजदूर वर्ग का शोषण। इस कहानी में लेखक ने मजदूरी करके किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे जो मजदूर वर्ग हैं इनके शोषण को, इनकी यात्रा को दर्शाया, यातना यानी कि इनके द्वारा जो झेली गई यातनाएं हैं, परेशानियां, उसको दर्शाया गया है। मजदूर यदि चाहे भी इज्जत के साथ जीना तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध ताकतवर पूंजीपति लोग उन्हें सही से जीने भी नहीं देते। हमारे समाज में व्याप्त जातिवादी मानसिकता को यहाँ पे दर्शाया गया है। अब इसमें अगर देखा जाए तो सुखिया और मानव शोषित वर्ग को दर्शाता है। सूबे सिंह और भट्टे के मालिक वगैरह जो हैं, मुख्तार सिंह हो गया उसका बेटा सूबे सिंह, ये सभी किसको दर्शाते हैं, पूंजीपति वर्ग को। तो बस यही चीज़ है, शोषण करना, सपने मार देना, इस प्रकार से यही समझ जाना कि पूंजीपति का यही रवैया रहना कि ये हमेशा हम पर ही निर्भर है, कुछ ऐसी ऐसी बातें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी ना लेने के बहाने करते हैं, तो इसमें उनकी कैसी व्यवस्था दिखाई देती है। तो बिजली दफ्तर से छटौती होने के बाद जो मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी हैं, अब उनके घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और रामचंद्र जो है वो अब प्रूफ रीडिंग का काम करता है, उतना पैसा आता नहीं है। बस अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हमें लिखना है कि रामचंद्र मुंशी और मोहन जी, मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी, ये सभी परिवार की वास्तविकता से अच्छे तरीके से परिचित है, ठीक है। दोपहर के भोजन के समय जब सिद्धेश्वरी बार बार आग्रह करती है कि एक और रोटी ले लो, एक और रोटी ले लो, तो वे सब एक एक रोटी लेने से मना कर देते हैं अलग अलग टाइम पे, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे एक और रोटी खा लेंगे तो अगले व्यक्ति को खाना उतना मिलेगा नहीं, ठीक है, भूखा रहना पड़ जाएगा। इसीलिए रामचंद्र ने कहा कि मेरा पेट भर गया है, तो मोहन कहने लगा कि आज रोटी को तो अच्छी नहीं बनी है। मुंशी जी ने कहा कि नमकीन चीजों का मन भर गया, कुछ मीठा हो तो ले आओ, तो गुड़ मंगा लेते हैं वो। बस ये चीजें थी, ओके। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, टॉर्च बेचने वाले पार्ट में 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में होती है और कहाँ होती है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसका पूरा का पूरा सारांश आपको बताता हूँ। देखो ये जो चैप्टर बच्चों टॉर्च बेचने वाले पार्ट का, ठीक है, इसमें शुरुआत में क्या होता है, कहानी ध्यान से सुन लेना क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आएगा आप कर दोगे, ठीक है। तो कहानी ये है 2 दोस्तों की। 2 दोस्त शुरुआत में ये कहते हैं कि चलिए काम करते हैं, तू भी टॉर्च बेच, मैं भी टॉर्च बेचता हूँ। दोनों मिलके मिलेंगे 5 साल बाद इसी जगह पे और देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा अमीर बनता है। वह भी यही होता है जैसे 3 इडियट की तरह, है ना। तो उसी जगह पे 5 साल बाद जब दूसरा दोस्त आता है तो दूसरा दोस्त काम क्या करता था, वो सूरज छाप जो कंपनी थी उसकी टॉर्च बेचता था लोगों को अंधेरे का डर दिखा के। और जब वो 5 साल बाद उसी जगह पे आया तो उसने देखा कि उस जगह पे ना एक बहुत बड़ा सा भाषण चल रहा है, ठीक है। उस भाषण में देखा गया कि मंच पे ना एक साधु बैठा हुआ है और वो लोगों को अंधेरे, आत्मा के अंधेरे के डर को दिखा रहा है और ज्ञान से उसको प्रकाशित कर सकते हैं, उसको समझा रहा है। तो उसने देखा ये तो दाढ़ी से युक्त व्यक्ति, ये जो संत वेशभूषा में बैठा है, ये तो मेरा दोस्त ही है। और जब उसके पास में गया तो वो कहता अरे ये तो सच में वही है। उसके बाद में
फिर वो बताता है कि तुमने ऐसा इतना पैसा कमा लिया, तुम्हारी इतनी कमाई है, ठीक है, कि तुम दाढ़ी ये रख ली है, वो रख ली है, इस प्रकार से, ठीक है। फिर एंडिंग में जो उसका दूसरा दोस्त होता है संत वेशभूष वाला, वो क्या कहता है कि देखो तुम्हारा मुझे पता है पैसा कम आ रहा है, तो एक काम करो, तुम छोड़ दो इसे, इस सूरज छाप कंपनी जो टॉर्च है इसको नदी में फेंक दो, तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। अब यहीं पे क्वेश्चन बन गया कि उसने फेंका क्यों उस टॉर्च को और पेटी को, इसलिए क्योंकि उसे फायदा दिखा तो वो ज्वाइन हो गया उसके साथ में, ठीक है। बस यही चीजें हैं, पूरा पार्ट आपको 2 मिनट में समझा दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे देखो, अब इसका आंसर की बात करें तो आंसर ये था कि मुलाकात होती है, वेशभूषा में बैठा होता है, हंस पड़ता है, कुछ कुछ ऐसी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों कि सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए, क्रमबद्ध लिखे। तो सावित्री बाई जी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं उनकी शादी के पश्चात, ठीक है। तो क्या परिवर्तन आते हैं, विवाह के पश्चात परिवर्तन में सबसे पहला तो ये होता है कि वेट अ मिनट, ओके, वो ये होता है कि विवाह के पश्चात उनके पति ने सबसे पहले उन्हें पढ़ाना आरंभ कर दिया, ठीक है। अब पढ़ाना आरंभ किया तो उन्होंने 2 भाषाएं सिखाई, मराठी और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, ठीक है। इसके पश्चात सावित्री बाई अपने साथ लाई पुस्तक को भी उन्होंने पढ़ना आरंभ कर दिया, ठीक है। अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने कन्या विद्यालय खोला, और जब ये खोला तो क्या नाम है, उनके पिता ने उनको घर से निकाल दिया, ठीक है। कन्या विद्यालय खोलने के बाद में सास ससुर ने उन्हें घर से निकाल दिया तो वो कहीं और रहने लगे। इसके बाद दोनों ने मिलकर शुद्ध जाति के लोगों के लिए निडर होकर कार्य करना शुरू कर दिया, स्त्री शिक्षा, उनके लिए समान अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे आंदोलन किए बहुत सारे उन्होंने, ठीक है, उन्हें सफलता भी मिली। लेकिन इन सभी रीजंस के बाद बावजूद भी, इन सभी कामों के बावजूद उनका नाम समाज सुधारकों की सूची में नहीं आता है। क्यों नहीं आता, क्योंकि सूची बनाने वाले व्यक्ति जो है वो उच्च वर्ग के होंगे, वो ब्राह्मणवादी जो सोच है उसके वो होंगे, समर्थक होंगे, वो नहीं चाहते होंगे कि इनके क्रांतिकारी विचार आम लोगों तक पहुंचे, इसलिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। तो फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे कि जो अभी तक आपको समझाया समझ में आया नहीं, ओके। सारे बच्चे फटाफट से बोलेंगे समझ में आ गया है या नहीं, क्यों नहीं, यस सर जी, यस सर, यस सर जी, यस सर, यस सर जी, यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, यस सर, वेरी गुड। अब देखिए सैमसंग व्याख्या। अब सैमसंग व्याख्या तो देखिए किसी भी चैप्टर की आ सकती है, ठीक है, और वो कहीं से लाइन से भी आ सकती है, लेकिन अगर आपको चैप्टर की पूरी पूरी नॉलेज है तो आप उसको अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत आसान सैमसंग व्याख्या ली है, क्या बोलते हैं, ईदगाह वाले चैप्टर की, ठीक है, बहुत आसान ली है मैंने। तो कई बार यही डैश 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 प्रोय हुए हैं। तो संदर्भ क्या है कि अंतरा के गद्य से ली गई है, ईदगाह से। लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी। और प्रसंग क्या है, इस अंश में लेखक ने ईदगाह पर नमाज पढ़ने के दृश्य का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हुए भाईचारे और एकता की भावना को उजागर किया है। अब व्याख्या कर देंगे कि ईदगाह कहानी में क्या क्या बताया गया है, नमाज के पढ़ते टाइम क्या क्या वहां पे होता है, ठीक है। नमाज जब पढ़ते हैं तो सभी एक ही क्रम में सिर ऊपर उठते हैं, झुकते हैं, ठीक है। नमाज पढ़ते वक्त लाखों लोग एक साथ उनके सिर जो है झुकते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, खड़े होते हैं, ठीक है। उनके एक साथ साथ झुकने खड़े होने की प्रक्रिया कई बार होती है। ऐसा लगता है कि बिजली के खंभों की जो बत्तियां हैं वो एक साथ जलती हैं और बुझ जाती हैं। यह दृश्य बड़ा ही अनोखा था, जितना अपूर्व दृश्य था इसी की सामूहिक क्रियाएं विस्तार अनंत हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर रही थी। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे बता देना था, ठीक है। फिर साहित्यिक सौंदर्य, तो क्या क्या साहित्य सौंदर्य, क्या चित्रण किया गया है, भाषा शैली कैसी है, ठीक है, शैली किस प्रकार की है, मुहावरे हैं या नहीं है, तत्सम शब्द वगैरह उपयोग किए गए या नहीं है, इस प्रकार से आपको बताना था, ठीक है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्योंकि टाइम आपके पास में अब बचा नहीं है ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों बड़े ध्यान से देख लेना। लेखक जो है ये जन्मजात कलाकार है। इस आत्मकथा में सबसे पहले ये कहाँ पर उद्घटित होता है, 3 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा 3 नंबर का क्वेश्चन, दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उसके किन कार्यकलापों से अभिव्यक्त होता है, ये हमें बताना है। तो देखते रहें। कहानी के पहले अंश में जब लेखक दादाजी की मृत्यु के पश्चात बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने जाता है, तब उस समय उसी स्कूल में चित्रकला की एक कक्षा चल रही होती है। उसके जो ड्राइंग मास्टर होते हैं मोहम्मद अतहर, ठीक है, वो कहते हैं कि देखो बच्चों मैंने ब्लैक बोर्ड पे चिड़िया बनाई है, तुम भी इस चिड़िया को अपने उस पर स्लेट पे बनाओ, ठीक है। तो केवल और केवल जो लेखक होता है मकबूल,
यही अपनी स्लेट पर हूबहू वैसे ही चिड़िया बना देता है जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे बनी होती थी। इसके लिए जो उसके ड्राइंग मास्टर होते हैं उसे 10 में से 10 अंक भी देते हैं। तब टीचर को ये एहसास होता है कि इस बच्चे के अंदर कला छुपी हुई है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, दुकान पर बैठे बैठे मकबूल के भीतर की कलाकारी जो है वो कैसे निकल के आती है। तो मकबूल जो था वो दुकान पर बैठे बैठे भी ड्राइंग और पेंटिंग पर अपना सारा ध्यान लगाता था, क्योंकि गले का जो हिसाब था वो मुझे जबानी याद कर लेता था। ठीक है, अब वो ड्राइंग पे कैसे ध्यान लगाता था, क्या क्या करता था, तो वो अपने आसपास उठने बैठने आने जाने वाले लोगों का स्केच बनाता था, जैसे कि घूंघट ओढ़े मेहतरानी का, पैंच वाली पगड़ी पहने तथा गेहूं की बोरी उठाने वाले मजदूर का, सिजदे के निशान का व दाढ़ी युक्त पठान का, बकरी के बच्चे का स्केच बनाया करता था। ऐसे ऐसे स्केच बनाता था। ठीक है, नोट, यहाँ पे एक नई चीज, उसने किस प्रकार से जो ऑयल पेंटिंग है वो शुरुआत की थी। तो एक दिन रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली की दुकान पर बैठे हुए उसने एक फिल्म सिंघड़ से प्रेरित होकर अपनी इतिहास और भूगोल की किताबें बेच डाली और ऑयल पेंटिंग करने का आरंभ किया। इसी फिल्म इसी फिल्म ने ऑयल पेंटिंग के लिए उसे प्रेरित किया और उसने पहली ऑयल पेंटिंग उसी दुकान पर बैठ के बनाई थी, जो कि कौन सी थी, मराठा योद्धा की स्केच का। ठीक है, वो पेंटिंग थी मराठा योद्धा के बारे में। ओके, आ गया समझ में बच्चों अच्छे तरीके से? अगर समझ में आ गया तो फटाफट से सारे बच्चे बोल देंगे जी सर जी, वी हैव गॉट इट। समझ में आ गया है? यस सर, जी सर जी। संदीप, दृश्य लेखन करवा दीजिए। बच्चे 1 घंटा लाइव सेशन को हो चुका है और इसके शुरुआत में ही हमने आपको दृश्य लेखन करवा दिया था। ठीक है, शुरू शुरू में ही। यस सर, एक लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का डिस्कस करते हैं, फिर वीडियो एंड करेंगे। क्वेश्चन ये है, आवारा मसीहा दिशहरा पाठ में उस समय वो ये सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा साहित्य का कोई और भी उद्देश्य हो सकता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्या आपके विचार में साहित्य के अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। आइए देखते हैं, दोनों क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला, शरत चंद्र का प्रथम साहित्य से परिचय कैसे हुआ? तो बात उस समय की है जब शरत चंद्र बचपन में थे और वो पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे। तो हुआ ये था कि एक दिन साहित्य के संबंध में उनसे सीता वनवास, चारुपाठ, सद्भावगुण, प्रकांड, ऐसे व्याकरण की बहुत सारी रचनाएं पढ़ाई गई थी। अब उनसे प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो उनको आते ही नहीं थे, उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, उनका इंटरेस्ट भी नहीं था। तो फिर उनको डंडे लगे। अब डंडे लगे तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे नहीं लगता साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है बच्चों को दुख के अलावा पहुंचाना। ठीक है, लेकिन आगे चल के ये खुद हिंदी साहित्य में एक बड़े लेखक निकल के सामने आते हैं। ठीक है, शुरू बचपन में तो लगा कि दुख होता है, लेकिन बाद में ये एक बड़े साहित्यिक निकल के आए। ठीक है, उसके बाद हमारे विचार से साहित्य के और भी उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि साहित्य मनोरंजन का तो सबसे पहला उत्तम साधन है। दूसरा, यदि मनुष्य एक अच्छा साहित्य पढ़ता है तो उसका अच्छा ज्ञान भी बढ़ता है, उसकी सोच की नई दिशा मिलती है। जैसे आप मानते हैं साहित्य पढ़ते हैं अटल जी के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में, तो आपकी सोच को एक नई दिशा मिलती है। सरदार पटेल के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे में आपकी सोच को नई दिशा मिलती है। साहित्य के माध्यम से इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। लाइक आपने मेसोपोटामिया सभ्यता पढ़ी है, मंगोलों के बारे में पढ़ा है, वो भी तो साहित्य है एक तरीके का, हालांकि इतिहास है ना। साहित्य पढ़ने से समाज में व्याप्त मानसिकताओं, मान्यताओं, विशेषताओं, विषमताओं, कमियों, खूबियों, अंधविश्वास, सभी चीज़ों का हमें ज्ञान मिलता है और उनसे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, इन सभी का ज्ञान मिलता है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में, या फिर यूं कहें कि आज के इस 1.5 घंटे के महा एपिसोड के अंदर क्लास 11th के अपने हिंदी इलेक्टिव यानी हिंदी ऐच्छिक के एनुअल दैट मीन्स फाइनल एग्जाम के लिए जो एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू था, जो सैंपल पेपर था, उसको यहाँ पे अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में समझ लिया है। और मैं आशा करता हूं बच्चों कि इस इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में, सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं आपने उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, अच्छे से आपके सिलेबस का यहाँ पे रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आप सभी को आज आपका जो पेपर होने वाला है इसके लिए मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी एंड वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा बच्चों, तैयारी हमने काफी अच्छी करवा दी है, थोड़ी और कमी रह गई थी, वो आपकी इस पीवाईक्यू से हमने करवा दी है। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।